और ऑफिसर्स कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड। आज यार नींद आ गई थी बहुत तेज, 4:30 बजे उठा था मैं। और मेरी गलती ये रहती है कि मैं प्रॉपर हर दिन टाइम पर सोता नहीं हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि अपनी बॉडी मतलब बोलती है कि नहीं नहीं बेटा, अभी प्रॉपर रेस्ट करो, उसके बाद एक्टिव होना। तो आज थोड़ा रेस्ट कर लिया, इसलिए मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि 8 बजे आज क्लास होगी। तो बात करेंगे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ गए सभी स्टूडेंट्स तो आ ही गए हैं, और भी बाकी हैं शायद आना। चलो ठीक है, अपन तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। और बाकी ज्ञानशीला वाली पीडीएफ जो है वो आज शाम तक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, और उसमें और भी काफी सारी चीजें ऐड की हुई हैं। एक एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको उस चीज को, उस पीडीएफ को पढ़ना कैसे है। जैसे कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है, इसके बारे में सभी लोग जानते ही हैं। और आपको पता होगा टोक्यो टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार जो वो जलता है ना, जो फायर वो लगाते हैं, आग जो लगाते हैं वो, तो उसको इस बार उन्होंने हाइड्रोजन के थ्रू फ्यूल अप किया है। नमस्ते नमस्ते, हाइड्रोजन के थ्रू फ्यूल अप किया है। राइट, तो आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हो, मतलब कि इस इवेंट को आप कैसे यूज करोगे अपने मेंस के अंदर। आप जब रिन्यूएबल, क्योंकि आप जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, दैट इज फॉर श्योर। हम जानते हैं उस चीज के बारे में कि ये बनना है, मतलब बनना है पेपर 3 में, राइट, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो आपको वो एक सेंटेंस लिख देना है कि देखो, मतलब अभी कहीं पर लिख लोगे आप एग्जांपल के तौर पर कि इस बार देखिए, इवन टोक्यो ओलंपिक्स इज प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, दिस इज द वे ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स टू लाइक प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस तरीके से आप मेंशन करो अपने आंसर में कि देखो कि टोक्यो ओलंपिक्स में भी हम लोग को ये चीज देखने को मिली कि रिन्यूएबल एनर्जी की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है ना, कि कितनी आवश्यकता है हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की। इससे पहले भी हालांकि हुआ था, ऐसे काफी सारे ओलंपिक्स है, उसमें उन्होंने पहले फ्यूल को कम किया, राइट। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने की हुई है, बट इस बार पहली बार हमने देखा कि हाइड्रोजन इसमें यूज किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप मेंस में कनेक्ट करेंगे। और साथ ही देखो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी एक नई ऐड हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो मतलब कौन सी है, और आप जिस स्टेट में रहते हैं एटलीस्ट उस स्टेट की तो आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट पता होनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीज आगे चल के हम लोग कुछ दिनों में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी ऐड हुई है उसके बारे में बात करेंगे। तेलंगाना का एक मंदिर है, तो कल ही जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये हमें देखने को मिली, यूनेस्को की वेबसाइट में इसको ऐड कर लिया गया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, तब उस बीच अगर जैसे कि कुछ टॉपिक आया, जैसे मुझे एक स्टूडेंट ने लिखा था कि सर टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर, मैंने उनको आंसर तो कर दिया, बट आपको करना क्या चाहिए पहले तो क्योंकि देखो हर बार शायद मैं भी अवेलेबल ना हूं, या फिर आपके साथ कोई और भी अवेलेबल ना हो, राइट। हर बार ये जरूरी थोड़ी कि हर बार आपके पास कोई ना कोई अवेलेबल रहे कि जो आपको बता दे। तो उस समय आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पता है कि कौन रिलीज करती है? बताओ जरा, कौन रिलीज करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? फटाक से लिखकर बताओ आंसर, जल्दी बता दो। अरे ऑप्शन दूं? अभी बोला था यूनेस्को, वेरी गुड वेरी गुड, यूनेस्को। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को रिलीज करती है, तो आपको क्या करना है, आपको यूनेस्को की वेबसाइट पर जाना है ना। यूनेस्को की वर्ल्ड, गूगल पे टाइप करो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो सामने फर्स्ट पेज पर मिल जाएगी आपको गूगल के। बस वहां पर क्लिक करो और सर्च कर लो कितनी है इंडिया इंडिया के अंदर टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट, और लेटेस्ट कौन सी ऐड करिए। तो इस तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि अगर आपके पास हमेशा कोई अगर अवेलेबल ना हो, जैसे कि मैं तो हमेशा कोशिश करता हूं कि अवेलेबल रहूं, बट क्या होता है काफी सारे टास्क भी होते हैं, अगर नहीं है कोई तो आपको इस तरीके से काम करना है। और सिर्फ जैसे कि कई बार क्या होता है, आप किसी से पूछ रहे हो, अब उन्होंने गलत बता दिया और आपने लिख लिया, फिर तो आपका गड़बड़ हो गया ना। आपको मेन चीज क्या करनी चाहिए, जो एक्चुअल जो सोर्स है वहां पर जाकर आपको फाइंड आउट कर देना चाहिए इस तरीके के फैक्ट्स स्पेशली। और ऐसे जो फैक्ट्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो हमें एग्जाम में जाने से पहले ये सब फैक्ट एक बार देखकर जरूर जाना चाहिए कि अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, राइट, गॉट इट। तो चलो अपन समय नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बाकी मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि कल ट्यूसडे है, कल से आपको जो पहले की तरह पीडीएफ मिल रही थी वैसी मिल जाएगी। और हमारी फैकल्टी भी बाहर थी तो इसलिए नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए सॉरी। तो अब कल से जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, गांव बुरास को हम लोग देखेंगे, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, तो उस ऑर्डर के ऊपर अभी स्टे लगा दिया गया है, वो ऑर्डर क्या है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इंडिया ने कौन से एग्रीमेंट्स किए हैं, क्या क्या मेजर्स लिए हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट अभी शुरू होने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल के अगेंस्ट, तो उसकी चर्चा करने वाले हैं। और इंडिया के अंदर सर्विलांस, अभी देखो पेगासस को लेकर बहुत इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इंडिया के अंदर कौन से कानून है जो इस प्रकार से सर्विलांस से रिलेटेड हमें देखने को मिलता है, यानी कि फोन टैपिंग से रिलेटेड या फिर किसी के मोबाइल, जैसे होता है ना सर्विलांस, हमारी जो वो रहती हैं एजेंसीज वगैरह जो होती हैं, जो ट्रैक करती हैं लोगों के डेटा को, सुनती हैं, देखती हैं, राइट। तो उसके बारे में हमारे पास कौन से कानून है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोप्लास्टिक्स, कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और इनलैंड वेसल्स बिल की हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पेपर वन के पहले टॉपिक से, गांव बुराज के बारे में। तो देखो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है, गांव बुराज क्या है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। कहां पर है, आसाम के अंदर। पॉइंट टू बी नोटेड, आसाम के अंदर ये इंस्टीट्यूशन गांव बुराज हम लोग को देखने को मिलता है। कॉलोनियल एरा के समय का ये इंस्टीट्यूशन है, जिस समय ब्रिटिशर्स हुआ करते थे उस समय का ये इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें ब्रिटिशर्स क्या करते थे गाइस, ब्रिटिशर्स उस गांव के, राइट, गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति बुजुर्ग प्लस साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो नॉलेजेबल हैं, जो जिनके पर्सनल टाइज है, यानी कि जिनके व्यवहार है गांव के दूसरे लोगों के साथ, तो उनको अपॉइंट किया जाता था कि ये जो ओल्डेस्ट पर्सन जो होंगे, जितने भी जमीनी यानी कि जमीन से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, या रेवेन्यू से रिलेटेड यानी कि टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, ये ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो सब मामले डील करेंगे, राइट। तो ये एक पॉइंट हमें गांव बुराज का देखने को मिला। सिर्फ आपको तीन चीज ध्यान में रखनी है, आसाम का ये इंस्टीट्यूशन है, कॉलोनियल एरा के समय का इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन में गांव के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और ना ही सिर्फ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बल्कि उनके पर्सनल टाइज भी सभी के साथ होना जरूरी है, तो उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ हेड के तौर पर, जो कि जितने भी मैटर्स हैं जमीन से रिलेटेड या टैक्स कलेक्शन यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड, तो उसको जो है वो डील करेंगे ये बुजुर्ग व्यक्ति। और अभी बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भी गांव बुराज या फिर बुरियास, इसको विलेज लेवल फंक्शनरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट विलेज लेवल फंक्शनरीज के तौर पर देखा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम, ये दो चीज आप लोग को थोड़ी सी अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अभी रिसेंटली आसाम कैबिनेट ने अनाउंस किया है गांव बुरास को गांव प्रधान के तौर पर, तो इनको गांव प्रधान के तौर पर अनाउंस किया था। दैट्स व्हाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। तो आपसे डायरेक्टली गांव बुरास के बारे में पूछेंगे कि ये क्या है, बताओ जरा, राइट। पेपर वन से रिलेटेड एक ही टॉपिक था, अब हम लोग बात करेंगे पेपर टू के टॉपिक की। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सरकार इंप्लीमेंट कर रही है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को। ये एक सब स्कीम हमें देखने को मिल रही है, किसकी, परंपरागत कृषि विकास योजना की। पॉइंट टू बी नोटेड, कृषि विकास योजना यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, ये हम लोग को देखने को मिल रही है। सन 2020 और 21 से ये स्कीम चली आ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, और ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। और स्पेशली यहां पर मेन फोकस किया गया है ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग का, या फिर आप ये भी कह सकते हो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे कि काउ डंग वगैरह का उपयोग करो, राइट, मैन्योर वगैरह बनाओ, राइट, काउ डंग का उपयोग करो, बायोमास मल्चिंग करो, जैसे कि मॉइस्चर वगैरह कंटेंट जो है वो सॉइल पर रहे, राइट, यूरिन फॉर्मुलेशंस और दूसरे प्लांट बेस्ड प्रिपरेशन करो, टाइम टू टाइम सॉइल को एरिएशन मिलता रहे, मतलब कि जो मिट्टी है वो उसमें हवा मिलती है, राइट, कि जिससे कि मिट्टी जो है वो हेल्दी रहे। आपको पता होगा एरिएशन के बारे में कि मिट्टी में भी हवा की आवश्यकता होती है, राइट। तो इसकी ये वाली चीज हमें देखने को मिल रही है। तो कहा जा रहा है कि ऐसी प्रैक्टिस की जाए जिसमें जितने भी सिंथेटिक केमिकल्स हैं, केमिकल इनपुट्स हैं, उनका उपयोग नहीं करना है, उनको एक्सक्लूड करना है, और फोकस करना है बायोमास रिसाइकलिंग के ऊपर, राइट, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। तो ये वाली चीज इसकी हम लोग को भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति की देखने को मिलती है कि ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करो, राइट। तो ये वाला एक पॉइंट है जो कि आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इस पर्टिकुलर सब स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस 12,200 पर हेक्टर एरिया के लिए दिया जा रहा है 3 सालों के लिए। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है इस स्कीम को प्रमोट करने के लिए, राइट। सिंपल सी चीज ये वाली आप ध्यान में रखिएगा। और यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो। आगे बढ़े, चलो, वेरी गुड। अब देखो, अरुणाचल प्रदेश के ऑर्डर के ऊपर बैन लगा दिया गया, मतलब स्टे लगा दिया गया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया था, अरुणाचल प्रदेश ने
टेम्पररी परमिट्स देने की बात करी थी कि जो भी व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगा उन्हें टेम्पररी परमिट दिया जाएगा, बट सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा जो वैक्सीनेटेड है, राइट? यानी कि सिर्फ वर्क परमिट उनको ही मिलेगा, राइट? कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है, राइट? तो ये चीज थी। अब इस चीज पर मतलब इसकी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो है वो इस चीज पर स्टे लगा दिया, राइट? और स्टे में इन्होंने मेनली फोकस किया कि स्टे क्यों लगाया हाई कोर्ट ने, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला हाई कोर्ट ने कि आप इस प्रकार से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि वैक्सीनेटेड पर्सन और नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, राइट? तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई। इस वजह से जो है वो कोर्ट ने स्टे लगाया, राइट? और ऑर्डर जो था अरुणाचल प्रदेश सरकार का, ये 30 जून को इन्होंने इशू किया था। और इनर लाइन परमिट्स कहा था कि इसकी आवश्यकता तो पड़ती है स्टेट में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एंटर करने के लिए, बट उसे अभी सस्पेंड किया हुआ है टेम्पररी बेसिस पर। और कहा गया कि अभी टेम्पररी परमिट जो है वो दिया जाएगा, और स्पेशली सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए, यानी कि जो भी व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क पर्पस के लिए, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने के लिए, तो उनको वर्क परमिट दिया जाएगा, बट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो कि वैक्सीनेटेड है, राइट? तो यही चीज जो है वो कहा कि ये नोटिफिकेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड पर्संस के बीच में। ये आर्टिकल 14, 19 क्लॉज 1 डी और 21 का उल्लंघन कर रहा है, राइट? और इस प्रकार का क्लासिफिकेशन जो है वो ठीक नहीं है, राइट? तो ये चीज यहाँ पर बताई गई और कहा गया कि ये मतलब जैसे कि अरुणाचल प्रदेश ये कह रहा है कि हमने जो है वो कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए जो है वो ये इस चीज को मैंडेटरी किया हुआ है। बट यहां पर कोर्ट का ये मानना है कि आप इस प्रकार से सर्टिफिकेशन के क्लॉज को नहीं ला सकते, क्योंकि आप ये सर्टिफिकेशन वगैरह के क्लॉज को लाओगे तो ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है। और आप लोग मुझे बताओ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो हम लोग को देखने को मिलता है, क्योंकि हमने आर्टिकल 14 की भी, मतलब जैसा आप अगर पॉलिटी के कोर्स में होंगे तो 14, 19 और ये सब आर्टिकल्स मैं भी ऑलरेडी कवर करा चुका हूं फंडामेंटल राइट्स के। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वही ग्राउंड्स लिखे हुए हैं जो इसके अंदर मेंशन्ड है, जिस पर आप जो है वो मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बाकी दूसरे ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। तो आप मुझे बताओ कौन से ग्राउंड्स है जिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता? बताओ। नहीं, राइट टू लाइफ है, बट मैं ग्राउंड्स की बात कर रहा हूं। ग्राउंड्स कि किस ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, यस। और आर्टिकल 19 में हर एक उसके आर्टिकल 19 में जैसे कि आप देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे आर्टिकल 19 में हम लोग को 6 फ्रीडम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। उसमें आप देखिएगा हर एक फ्रीडम के अंदर अपना खुद का ग्राउंड भी हमें देखने को मिलता है कि उस पर जो है वो आप डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर सकते, दूसरी चीजों पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। तो ये अरुणाचल प्रदेश ने ये वाली चीज बात करी कि हम लोग जो है वो स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज कर रहे हैं, बट हाईकोर्ट ने क्लियरली ये चीज कही कि इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ठीक नहीं है, राइट? इवन राइट टू इक्वलिटी पर भी ये वो करता है, उल्लंघन करता है। तो ये वाली चीज इसकी हम लोग को देखने को मिली। अब देखो यहां पर आप लोग को सीखने वाली बात क्या है, यह है इनर लाइन परमिट, कि इनर लाइन परमिट जो है वो होता क्या है। तो देखो जो भी व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है, प्लस मिजोरम, प्लस मणिपुर, प्लस नागालैंड, इवन लक्षद्वीप के लिए भी हम लोग को इनर लाइन परमिट देखने को मिलता है। तो इन स्टेट्स का कोई बात नहीं अमन जी, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि नेटवर्क का इशू हो जाता है कभी कभी। आप इसकी रिकॉर्डेड क्लास जो है वो देख लीजिएगा, आपको रिकॉर्डेड क्लास तो मिली जाएगी। तो देखो अब ध्यान से सुनो, आप लोग को 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और लक्षद्वीप के बारे में पता होना चाहिए कि जहां पर एंटर करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है। देखो ये एक प्रकार का पास है, ठीक है, एक प्रकार का पास है। जो भी व्यक्ति जो है जो नॉन नेटिव है, यानी कि जो यहां पर रहता नहीं है, यहाँ का निवासी नहीं है इन पर्टिकुलर स्टेट्स का, वो भी जो है वो वहां पर जाकर विजिट कर सकता है, स्टे कर सकता है। बट जाने के लिए, विजिट करने के लिए, स्टे करने के लिए उसे इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ती है, राइट? तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। और कितने समय के लिए वो रह रहा है, किस जगह पे वो जाएंगे, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इस परमिट में मेंशन करनी पड़ती है। और इस परमिट के लिए अप्लाई किया जा सकता है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, राइट? और इनर लाइन परमिट जो है ये डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए ही वैलिड हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी कि इंडियन टूरिस्ट के लिए ही इनर लाइन परमिट हम लोग को देखने को मिलता है, वैलिड होता है, राइट? और इनर लाइन परमिट जो है ये एक्सटेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का। और हुआ यह था कि ब्रिटिशर्स ने जब नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र को ऑक्यूपाई किया था, अपने कब्जे में लिया था, तो वहां पर आप जानते हैं ब्रिटिशर्स की नीति जो थी, उन्होंने यहां पर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। यहां पर
चाय पत्ती का वो हम लोग को प्लांटेशन देखने को मिला, टी प्लांटेशन देखने को मिला, राइट। और फिर बाद में ऑयल इंडस्ट्रीज वगैरह शुरू हो गई ब्रह्मपुत्र वैली में। फिर हुआ ये कि यहाँ पर रहने वाली जो ट्राइब्स थी वो इस एरिया पर आए और उन्होंने इस एरिया पर आकर लूट मचाना शुरू कर दी, टी गार्डन्स में, ऑयल रिग्स वगैरह में, राइट, ट्रेडिंग पोस्ट वगैरह में, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सेटअप की गई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि यार अब बाहर से आने वाले व्यक्ति को अगर रोकना है तो ये बहुत जरूरी है कि इस प्रकार से पास सिस्टम जो है वो शुरू करना पड़ेगा कि जिससे कि यहाँ पर लूटपाट जो है वो रोकी जा सके। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली। तो इनर लाइन परमिट्स, तो मैं आपको बस ये ध्यान में रखना है कि एक प्रकार का पास है कि अगर किसी व्यक्ति को एंटर करना है इन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर, आप ध्यान में रखना ये वाली चीज अक्सर पूछी जा सकती है कि कौन से स्टेट्स हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और लक्षद्वीप। तो यहां पर अगर किसी को एंटर करना है तो उसे एक पास सिस्टम की यानी कि इनर लाइन परमिट की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को एक सिंपल सा बस आइडिया होना चाहिए। इस टॉपिक में ये चीज इंपॉर्टेंट थी। बाकी अभी ये भी एक आइडिया होना चाहिए जनरली, बट ये वाली चीज आपसे पूछी नहीं जाएगी, राइट, जो न्यूज में थी। तो यहां तक बात क्लियर? किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट है तो फटाक से पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, वेरी गुड। अब देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो ही वो मतलब सही तरीके से, सटीक तरीके से जो है वो न्याय प्रोवाइड कराएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस। तो ये मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टू पैरेलल सिस्टम्स ऑफ जस्टिस की बात करी है, मेंशन किया है, एक रिच के लिए और दूसरा गरीबों के लिए। एक्चुअली हुआ यह है कि मध्य प्रदेश का एक केस सामने हम लोग को देखने को मिला, सामने आया। इसमें एक लेजिस्लेचर जो थे, राइट, तो उनको बेल दे दी गई थी। मतलब आप ये कह सकते हो एक पॉलिटिशियन को, मतलब उनके हस्बैंड जो थे, मतलब कि एक ये मान के चलो एक व्यक्ति है जिनका रिलेशन किसी पॉलिटिशियन के साथ है, तो उस व्यक्ति को जो है वो बेल दे दी गई। मतलब कि आप जो है वो एक प्रकार से पक्षपात कर रहे हो, है कि नहीं। तो यही वाली चीज, इसी चीज को हाईलाइट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बेल दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने वाले आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को जमानत देने को एक गंभीर त्रुटि करार दिया है। मतलब कि एक व्यक्ति जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, बावजूद उसके जो है वो उसको बेल दे दी गई। किस आधार पर? कि उसके संबंध जो है वो किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ है, राइट, इस आधार पर। तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक प्रकार से, जैसे कि लोग हैं, पब्लिक है, वो किसके ऊपर बिलीव करते हैं कि उनके साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो अल्टीमेटली कोर्ट्स में जाकर उनको, यानी कि जुडिशरी में जो है वो उनको न्याय मिलेगा, राइट। तो लोगों का ट्रस्ट इस जुडिशरी के साथ हम लोग को देखने को मिलता है। बट जब ऐसी घटना सामने आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रस्ट जो है वो, ये कॉन्फिडेंस जो है वो जाने लगेगा लोगों का, राइट। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को जो है वो हाईलाइट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो कोर्ट ने क्या कहा कि इंडिया कैन नॉट हैव टू पैरेलल लीगल सिस्टम। इंडिया के पास दो पैरेलल लीगल सिस्टम नहीं होना चाहिए, एक रिच के लिए और रिसोर्सफुल, मतलब कि जिन लोग के पास पैसा है, पावर है, राइट, पॉलिटिकल पावर है, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर किसी किसी प्रकार के उनके, जैसे होता है ना इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह बड़े बड़े। और दूसरा स्मॉल मैन के लिए, जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, ना पैसा है, ना कुछ है। तो मतलब ऐसा ऐसा अगर सिस्टम बनाया जाएगा तो एक तरफ तो एक को न्याय मिलेगा, दूसरी तरफ दूसरे को न्याय नहीं मिलेगा, राइट। तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो ये वाली चीज तो हमारे, मतलब इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। जुडिशरी को इसलिए बनाया गया था कि जिससे कि मतलब प्रॉपर न्याय जो है वो प्रोवाइड किया जा सके जनता को, राइट। और हमारे पास सेपरेशन हम लोग को देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। बट वी नो अबाउट इट कि लेजिस्लेटिव के अंडर हम लोग को एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है। बट ये वाली फिर भी ब्रांच जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वाली, ये फिर भी मतलब टोटल सेपरेशन वाली नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के कारण। बल्कि जुडिशरी जो है ये टोटली सेपरेटेड है। बट इसमें भी जब इस प्रकार से हम लोग को इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेंगे तो फिर ये बहुत ही मतलब दिक्कत हो जाएगी हमारी कंट्री के लिए, मतलब स्पेशली हमारे लोगों के लिए। हमारे लोगों का जो ट्रस्ट है वो जाने लगेगा, और ट्रस्ट इज द मेन थिंग, राइट। कि जो लोग जो विश्वास करते हैं कि मतलब इस न्यायपालिका सिस्टम के ऊपर, जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, तो वो विश्वास जो है वो खत्म होने लगेगा, राइट। तो जो ड्यूअल लीगल सिस्टम का एग्जिस्टेंस जो है, ये वही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, ओनली चिप अवे द लेजिटिमेसी ऑफ द लॉ। मतलब कि जो वैधता जो हमारी, मतलब कानून की हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब कि जो लोग बिलीव करते हैं, वो चीज जो है वो हटने लगेगी। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, ये हम लोग को क्या बताती है कि इज द इंडिपेंडेंस ऑफ ईच एंड एवरी जज। हर एक जज जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से, राइट, बिना किसी पक्षपात के जो है वो न्याय प्रोवाइड कराए, राइट। तो ये इसका मतलब ये हम लोग को देखने को मिलता है। और मामले ने ट्रायल जजों पर राजनीतिक दबाव, पॉइंट टू बी नोटेड, लागू करने की एक बड़ी अस व्यवस्था
की ओर जो है वो इशारा किया। अब आप देखिए कि लेजिस्लेचर जो है ये बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रही है जुडिशरी को, और अगर इस प्रकार का केस अगर सामने आएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया, राइट। इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, स्पेशली इंडियन सिटीजन के लिए जो ट्रस्ट करते हैं इस सिस्टम के ऊपर, राइट। और वैसे भी जैसे कि आज की डेट में पुलिस के ऊपर तो वैसे भी काफी कम लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी काफी सारे रीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं कि बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं रहता पुलिस का। क्योंकि आपने देखा होगा आज के आसपास के लोग वो सोचते हैं कि अरे यार पुलिस के पास जाना मतलब कि, क्योंकि पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बट फिर भी लोग डरते हैं जाने के लिए बिकॉज उनके पास पास्ट में कुछ इस प्रकार का एक्सपीरियंस हुआ है। बट अगर ऐसी न्यूज बार बार मीडिया में सामने आती रहेंगी इस प्रकार की, तो लोगों का जुडिशरी से भी ट्रस्ट जो है वो हट जाएगा। एंड लिटरली बताए, ये बात मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस करी है कि कहीं ना कहीं इश्यूज तो है। जैसे कि आप अगर कभी जाओगे कोर्ट में, आप देखना कि जज की आंखों के सामने ही जो वो बैठे रहते हैं ना, बाबू वगैरह, रजिस्ट्रार वगैरह बैठे रहते हैं, वो पैसे लेते हैं पेशी बढ़वाने के लिए, और क्लियरली सामने चलता है। और ऐसा नहीं कि जज को पता नहीं है। जब यार हम लोग को, मतलब कॉमन आम जनता को पता है कि सामने ये चीज हो रही है, राइट, दिख रही है, तो जज को कैसे नहीं पता होगा। तो जब कोर्ट में ही हम लोग को प्रॉपर न्याय नहीं देखने को मिलता, या फिर कोर्ट में ही इस प्रकार का करप्शन चल रहा है, तो फिर आप क्या वो कर सकते हो। तो यहां पर रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों का विश्वास तो मतलब इसमें है, जुडिशरी में हम लोग को देखने को मिलता है। बट जब वो एक्चुअल में जब केस लड़ने जाते हैं और तब उन्हें जब पता लगता है देख करके अरे यार स्थिति तो यहाँ बहुत खराब है, फिर वो क्या करते हैं, अगली बार से वो अपना माइंड सेट करते हैं, या फिर अपने आसपास के लोगों को ये बताते हैं कि भाई कोर्ट में जाने से बेहतर है भले ही थोड़ा नुकसान झेल लो, बाहरी केस सुलझा लो, अगर कोई सिविल वगैरह का मैटर है तो। और क्रिमिनल का मैटर भी हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें भी कई बार लोग हताश हो जाते हैं, केस जो है वो वापस खींच लेते हैं। तो यहां पर रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। ये आपके मेंस के आंसर में होना चाहिए। और ये वाली चीज जो मैंने भी आपको बताई, ये नहीं मिलेगी आपको, ये वाले एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे आपको कहीं पर भी, राइट। और आप ये वाले एग्जाम्पल बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं कि लाइक कि कोर्ट में ही हम लोग को देखने को मिलता है कि करप्शन प्रैक्टिसेस होती हैं, एंड मतलब जज के सामने ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज, और आप सामने देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो दबाव डाल रही है इस प्रकार से, और होता भी है ऐसा, कई बार हम लोग देखते हैं इस प्रकार की चीज। तो इस पर स्ट्रिक्टली जो है वो इसको बंद करने की आवश्यकता है। जब हम देखते हैं कि यार ऑलरेडी जजेस जो है, जुडिशरी जो है, उनको प्रॉपर इंडिपेंडेंस मिली हुई है, इवन उनकी सैलरी वगैरह भी नहीं कटती है। एक बार उनकी सैलरी मतलब वो होने के बाद आपको पता होगा कि जैसे ही जज की जो सैलरीज वगैरह जो होती है वो अलॉट हो जाती है, मतलब कि रूल उससे रिलेटेड बन जाता है, तो फिर वो पार्लियामेंट भी उसके अगेंस्ट जो है वो वोट नहीं डाल सकता, राइट। तो ये सब पावर जो है वो जुडिशरी के हाथ में हम लोग को देखने को मिलती है। बावजूद उसके इस प्रकार का जब हम दबाव देखते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें बहुत मेजर तौर पर रिफॉर्म, ड्रास्टिक रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। और वैसे भी रिफॉर्म जो होता है वो शब्द ही रिफॉर्म ऐसा है कि छोटे मोटी मतलब चेंजेस को हम लोग रिफॉर्म नहीं बोलते, जब ड्रास्टिक चेंज आता है तो हम उस चीज को रिफॉर्म बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे रिफॉर्म लाने की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है। तो हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो कैसे इंश्योर करता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से जो है वो ऑपरेट करे। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, एक बार जज को अपॉइंट कर दिया गया तो उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता है सिवाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। और वो भी सिर्फ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑर्डर करके जुडिशरी, मतलब किसी जज को नहीं निकाल सकते। ऑनरेबल प्रेसिडेंट तभी ऑर्डर पास करेंगे जब हमें देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड वोटिंग होती है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में कि जब उनका मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है, और इस पर भी जज के अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई चलती है, तो जो अपेलेट सिस्टम जो होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये इन्वेस्टिगेट करती है पूरे मामले को, यानी कि प्रॉपर ये सिस्टम के थ्रू जो है वो पूरे मामले की जांच हम लोग को देखने को मिलती है। और जांच के बाद जब पाया जाता है कि हाँ जज जो है वो किसी मतलब केस में इन्वॉल्व है, मिसबिहेवियर का या इनकैपेसिटी का ग्राउंड जो है वो सामने झलक रहा है, तब उस केस में हम लोग देखते हैं कि उन जज को जो है वो हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, राइट। तो जज को अपॉइंट करने के बाद उसको रिमूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये क्या है, ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हमें देखने को मिलता है। कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल्स 124 और 217। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखो, आर्टिकल बहुत अच्छे से याद रखो। हाँ, अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो मतलब सिंगल जज रिमूव जो है वो, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट की या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ये सभी की? ऐसा नहीं है, काफी सारे जजेस को सस्पेंड किया गया है, बट आप जिसकी चीज की बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई, हाँ बिल्कुल, अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। बट हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के काफी सारे मामले ऐसे सामने आएंगे जिस मामले में जज को सस्पेंड भी किया गया और इवन उनको रिमूव भी किया गया, राइट। काफी सारे मामले। बट आपको बेसिकली इन सब चीजों में नहीं बढ़ना, आपको ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है, ये आर्टिकल्स आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का, सैलरीज और अलाउंसेस जजेस के जो है वो फिक्स्ड होते हैं, एंड दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ लेजिस्लेचर। इस पर पार्लियामेंट जो है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उस पर वोट नहीं डाल सकती।
एक बार जजेस की सैलरी फिक्स होने के बाद। और पावर जो होता है और ज्यूरिसडिक्शन जो होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, पॉइंट टू बी नोटेड, तो पार्लियामेंट इनकी पावर्स को, इनकी शक्तियों को, इनके क्षेत्र अधिकार को, ज्यूरिसडिक्शन को जो है वो ऐड कर सकती है। ओनली ऐड, ओनली शब्द लिखा है, ओनली ऐड, बट वो इसको कम नहीं कर सकती। मतलब आप ये कह सकते हो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को एक बार बढ़ा दिया तो उससे फिर रिड्यूस नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। एंड नो डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, स्टेट के लेजिस्लेचर में इनसे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन जो है वो नहीं होगा, स्पेशली हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज के कंडक्ट को लेकर। तो ये वाली चीज भी हमें देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर जैसे कि होता है ना कि पार्लियामेंटेरियंस जो है, राइट, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब जैसा आमतौर पर ये डिस्कस करते हैं वेरियस जर्नलिस्ट के बारे में या वेरियस इश्यूज के बारे में, जज ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। तो ये क्लियरली यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, राइट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी इस पर दी हुई है। एंड बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर देयर कंटेम्प्ट। तो आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, राइट, कोर्ट की तौहीन करना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है कि अगर उसकी कोई तौहीन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, राइट। तो ये इस प्रकार की चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्यों जुडिशियल इंडिपेंडेंस की आवश्यकता है, वही सेम चीज जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताई थी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक मासेस के बीच में कॉन्फिडेंस को इंश्योर करता है कि ये आखिरी रिजॉर्ट होगा उनका, अगर उनके साथ इनजस्टिस होता है तो उनको जस्टिस मिलने के लिए, न्याय मिलने के लिए आखिरी रिजॉर्ट जो है वो जुडिशरी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। और उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। तो ये पब्लिक के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप्ड है। बट इस प्रकार की जो घटना हो रही है, न्यूज वगैरह जो सामने आ रही है, वो ऐसे ट्रस्ट को जो है वो हैम्पर कर रही है। सो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ये आपका अपने मेंस में लिखिएगा, राइट। हाई क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इन जुडिशरी, तो लोग जो है वो सबसे ऊपर मानते हैं जुडिशरी को, राइट, कि ये अगर मतलब जुडिशरी में जाएंगे तो उनको न्याय मिलेगा। बट आज की डेट में काफी सारे केसेस जब हम लोग सामने ऐसे देखने को मिलते हैं कि न्याय नहीं मिलता है, जो क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको राहत मिल जाती है, तब फिर बड़ी दिक्कत आने लगती है, फिर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और इवन जो चीज मैंने आपको बताई है, ये वाला पॉइंट तो जरूर मेंशन करिएगा कि जुडिशरी के सामने ही हम लोग बात करते हैं कंट्री में करप्शन को रोकने की। फर्स्ट वी नीड टू स्टॉप करप्शन इन द प्रेमाइसेस ऑफ कोर्ट, कोर्ट के प्रेमाइसेस में हम लोग को करप्शन को स्टॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये गंभीरता से आप अपने आंसर को लिखेंगे। और बिल्कुल आपके आंसर तो होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए कि मतलब पूरा इस टाइप में हर कुछ लिख दिया, मतलब जो बुक में, क्योंकि सभी लोग एक जैसा आंसर लिखेंगे तो फिर आपके आंसर में और दूसरों के आंसर में क्या डिफरेंस बनेगा। यही डिफरेंस बनेगा कि आप अपने आंसर को प्रैक्टिकल थिंग के साथ जो है वो रिलेट करेंगे, कि लगना चाहिए कि हाँ यार आपने वाकई में सिस्टम को गंभीरता से देखा है, ऑब्जर्व किया है। इसलिए मैं हमेशा जब भी कुछ चीज आपको पढ़ाता हूं उसको रिलेट करता हूं, और उसकी जो इमोशनल फैक्टर जो है उसके साथ रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो इमोशनल फैक्टर के साथ रिलेशन बिल्डअप नहीं होगा तो फिर वो आपके आंसर में वो वाली चीज रिफ्लेक्ट नहीं होगी जिसकी आवश्यकता है इस एग्जाम, राइट। बिकॉज दे वांट यू कि आप रिफॉर्म करें आगे चल के। और आप रिफॉर्म कब करेंगे, जब आप रियलिटी को समझेंगे एक्चुअल में, राइट। तो चलो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कॉन्फिडेंस जो होगा वो मीनिंगलेस होगा अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो इंटरफियर करेंगी जुडिशियल प्रोसीडिंग की प्रोसेस में, जो कि हम लोग को कुछ ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में बस आप लोग को एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस की यहां पर बात हो रही है। गॉट इट? यहां तक बात क्लियर? किसी को कोई किसी प्रकार का डाउट तो पूछ लो अभी के अभी। चलो आगे बढ़ रहा हूं फिर। अब देखो जीएस पेपर 3 के टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग का केस बहुत ज्यादा इंडिया में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इंडिया ने साइन करे हैं 26 बाइलैटरल पैक्ट्स, राइट। 26 एग्रीमेंट हम लोग को ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हमें देखने को मिलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंफॉर्मेशन दी है। उनकी इंफॉर्मेशन के तहत इंडिया ने 26 बाइलैटरल पैक्ट्स, 15 एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और 2 एग्रीमेंट्स सिक्योरिटी कॉपरेशन को लेकर अलग अलग कंट्री के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, तो इसको रोकने के लिए, इसको कॉम्बैट करने के लिए इंडिया ने जो है वो एग्रीमेंट साइन किए हैं। अब जैसे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसके साथ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी कोऑर्डिनेट करती है, तो ध्यान रखिएगा एनसीबी कोऑर्डिनेट किन किन के साथ करती है,
सार्क ड्रग ऑफेंस मॉनिटरिंग डेस्क के साथ, ब्रिक्स कोलंबो प्लान के साथ, आसियान सीनियर ऑफिशियल्स ऑन ड्रग मैटर्स के साथ, बिम्स्टेक के साथ, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के साथ, इंटरनेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के साथ। तो ये कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमारी एनसीबी जो है वो वार्ता करती है, कोऑर्डिनेट करती है, मतलब और वेरियस चीजों के बारे में, यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग को या इलिसिट जो सब्सटेंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इनकी ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कोऑर्डिनेट करती है। और इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, मतलब इंडिया लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर, तो कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के साथ नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉर्ड मैकेनिज्म जो है वो एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है वो सेटअप किया था 2016 में। और ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी एनसीबी के डायरेक्टर जनरल की हमें देखने को मिलती है, मतलब चेयरमैन पर वो हमें देखने को मिलते हैं। इसे 2019 में सेटअप किया गया ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी को, जो कि जितने भी मामले होते हैं लार्ज सीजर के, यानी कि भारी मात्रा में अगर कहीं पर ड्रग्स जो है वो जब्त किए जाते हैं, पकड़ाए जाते हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं कि बॉर्डर में ड्रग्स ट्रैफिकिंग वगैरह जो हमें देखने को मिलती है, स्मगलिंग हमें देखने को मिलती है, तो उसे पकड़ लिया जाता है, सीज कर लिया जाता है। तो ऐसे जो बड़े सीजर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऐसे केसेस जो सामने आते हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वो केसेस सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इसके लिए कमेटी बनाई हम लोगों ने। फिर पूरे इंडिया में जितने भी मामले हम लोग को ड्रग से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, स्पेशली उनके सीजर से रिलेटेड, कि कितने ड्रग्स जो है वो जब्त हुए हैं अलग अलग जगह पर, तो उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं हम लोग, राइट। और इसके लिए एमएचए ने ई पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया है सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। 2019 में ये ई पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया, कि जिसमें पूरी जानकारी जो है वो मिल सके कि कहां कहां पर हमारी पूरी कंट्री की किस किस कोने पर कितने ड्रग्स जो है वो जब्त हुए हैं, कितनी मात्रा में जब्त हुए, जिससे कि पता लग सके अथॉरिटीज को। अब देखो कितनी मात्रा में जब्त हुए, तो उससे क्या फायदा होगा, उससे अथॉरिटीज को पता लगेगा कि कहां पर उनको मेनली एक्शन लेना जरूरी है। उनको पता लगेगा कि किस स्टेट्स के अंदर मतलब सख्त कार्रवाई करवाना जरूरी है, क्योंकि जहां पर भारी मात्रा में ड्रग्स सीज हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि पहली बार तो जब सीज होते हैं तो जो स्मगल कर रहा होता है उससे भी पूछताछ की जाती है। बट यहां पर इस मामले में, यानी कि ड्रग्स का एक केस ऐसा है गाइस, इस मामले में पता करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि पूरी चेन जो है वो इनकी, वो कौन चला रहा है, क्योंकि एक दूसरों को ही नहीं पता होता। मतलब जैसे कि हम लोग को देखते हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी में, राइट, कि पूरी चेन के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पता नहीं होता कि कहां से जो है वो जनरेट हो रहा है, मतलब पूरी कहां से ट्रांजेक्शन जो है वो शुरू हुआ। तो वो इस मामले में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस मामले में जो लोग होते हैं आपस में कनेक्टेड जो होते हैं, तो एक बॉस होता है, उसका बॉस कोई और होता है, उसका बॉस कोई और होता है, तो इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। और एक दूसरे को जानते भी नहीं है लोग। इनकी डील या तो फोन पे होती है या फिर एसएमएस पे, या वेरियस तरीकों से इनकी डील होती है। तो ये भी अथॉरिटीज के लिए काफी डिफिकल्ट होता है कि इस चेन को तोड़ना, बट इसके लिए अथॉरिटी काम कर सकती है इस प्रकार से, अगर प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन किए जाए, राइट, तो उससे लिंक जो है फाइंड आउट की जा सकती है और उससे अथॉरिटीज स्ट्रेंथन की जा सकती है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और सिक्योरिटी एजेंसीज कौन सी इन्वॉल्व हम लोग को देखने को मिलती हैं इस पूरे मामले के लिए, यानी कि ड्रग्स सीज वगैरह करने के लिए, तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इंडियन कोस्ट गार्ड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राइट। तो इनके पास पावर होती है इस कानून के तहत ड्रग्स वगैरह को सीज करने की। तो ये आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। और इन सब चीजों की क्यों आवश्यकता, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है। 2019 नेशनल स्टडी जो कंडक्ट की गई थी एम्स दिल्ली के द्वारा, तो उसमें बताया गया कि हमारी कंट्री के अंदर काफी केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें अडल्ट मैन टॉप है, मतलब यूजर्स, ड्रग्स यूजर के बाद में जो अडल्ट हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो अडल्ट को आप अपने मेंस में जो है वो लिख सकते हो, ये वाले पॉइंट तो आप लिखोगे ही लिखोगे, साथ ही साथ आप ये भी लिखोगे कि ये जो एज होती है ये कमाने वाली एज होती है, वर्किंग पॉपुलेशन। अगर हमारी कंट्री की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है, अगर वो इन सब ड्रग्स वगैरह एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी, तो ये हमारी जीडीपी, आप इसको जीडीपी के साथ रिलेट करो, हमारी जीडीपी के ऊपर जो है ये बड़ा नुकसान जो है वो क्रिएट कर सकती है। और जीडीपी के साथ साथ आप एथिकल फैक्टर्स को भी इसके अंदर शामिल कर सकते हो, राइट, क्योंकि ड्रग्स, एक व्यक्ति अगर कोई एक घर में, एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति जो है वो नशेड़ी है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो सिर्फ वो अफेक्टेड नहीं होता, उसके परिवार के सभी लोग अफेक्टेड होते हैं, राइट, जो उस घर में रह रहे होते हैं। तो यू नीड टू लिंक लाइक दिस थिंग। आप जीडीपी से भी लिंक करोगे तो सामने वाला जो आपकी कॉपी जो चेक करेगा वो इंप्रेस होगा कि हाँ यार, इस व्यक्ति में, यानी कि ये जो मतलब लिख रहा है कैंडिडेट, इसमें क्वालिटी ऑफिसर बनने की, क्योंकि ऑफिसर का दिमाग जो चलता है वो बहुत सारी चीजों में चलता है। हमारी कंट्री की ग्रोथ में चलना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारी कंट्री की ग्रोथ कब होगी, जब जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी। तो आप जीडीपी से भी लिंक अप करो, राइट, एथिकल फैक्टर्स के साथ भी लिंक अप करो, क्राइम के साथ भी जोड़ो, राइट, कि जो लोग इन सब, ये तो वैसे ही मतलब ड्रग्स लेना एक क्राइम है ही, बट जैसे कि नशेड़ी वगैरह होते हैं तो वो और दूसरे क्राइम को जो है वो अंजाम दे देते हैं।
इस प्रकार से आपका आंसर होना चाहिए 360 एंगल में, राइट। अल्कोहल सबसे ज्यादा लिया जाता है। अब अल्कोहल का नशा करने के बाद लोग फिर ये गांजा वगैरह और ये चरस वगैरह, एलएसडी वगैरह और ये क्या मियाऊ मियाऊ, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है कि लेने लगते हैं, राइट। तो ये सब ड्रग्स वगैरह है, तो ये बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा एडिक्शन जो है वो जनरली अल्कोहल से शुरू होता है। और देखो गाइस, एक चीज है, लोग बोलते हैं कि एडिक्शन जो है वो छूटता नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूँ, 2 दिन में सब छोड़ दिया था, 2 दिन में। बस सोच होनी चाहिए, 2 दिन भी नहीं था यार, बहुत बड़ी बात है 2 दिन तो। मतलब एक बार सोचा और सब सब खत्म, भाई अब नहीं करना कुछ। तो वो चीज है, इंसान के अंदर विल पावर वाली होनी चाहिए कि यार ठीक है यार, सब लोग होते हैं, एडिक्शन होता है सब लोग का हर चीज का, बट अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज का एडिक्शन नहीं रखना है, किसी चीज का भी नहीं। मोह माया एडिक्शन सब कुछ बेकार है। बिल्कुल अपने आप को न्यूट्रल रखो, क्योंकि एडिक्शन जब रखोगे आप, चाहे वो इमोशनल ही क्यों ना हो यार, आप अटैचमेंट तो होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ। ये जो आपकी प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में बस अपना अटैचमेंट अपनी बुक्स के साथ रखो, राइट। और बिल्कुल भी एकदम भी नहीं कि बुक्स में ही घुस गए पूरा। आपको ये एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको एक्चुअल में अवेयरनेस रखनी है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ क्योंकि बुक्स सभी के पास है, पढ़ते सभी हैं, कंटेंट सभी के पास है, बट आप रियल लाइफ से किस चीजों को कैसे देखते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, उस चीज में आपको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अंदर से अपने पावर फील होती है इस एग्जाम में, और लगता होगा आपको, मतलब पावर इन द सेंस उस केस में नहीं कि यार वो तो एक अलग मतलब वो है कि जब आप आईपीएस बनोगे, आईएएस बनोगे, आपके आजू बाजू जो है वो गार्ड्स वगैरह रहेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो तो एक अलग जलवे है, वो एक फील अलग है, राइट। बट हर पोस्ट में वाली फील मिलती नहीं है। बट दूसरी फील क्या है कि आपके ऑफिस में कोई आएगा, भले ही आप किसी भी डिपार्टमेंट से अटैच क्यों ना, आपके ऑफिस में कोई आएगा तो आप उसको न्याय प्रोवाइड कराओगे। आप उसको भेजोगे नहीं कि नहीं चल निकल यार, जैसे होता है ना अक्सर कि यार बाद में आना है, अभी बहुत बिजी हूं, बाद में आना है। आप ऐसा नहीं करोगे, आप उसको डील करोगे। या फिर अगर बाई चांस आप बहुत ज्यादा बिजी हो तो आप अपने किसी सबॉर्डिनेट को उसको दोगे और अपने सबॉर्डिनेट को बोलोगे कि भाई देख, इनका मुझे मतलब रात तक इनकी रिपोर्ट चाहिए कि तुमने क्या एक्शन लिया, और उनसे बोल दोगे कि अगर ये एक्शन ना ले तो मुझे बताना अगली बार। तो वो वाली चीज, तो वो फील आनी चाहिए, और वो फील, वो पावर है यार, वो तो आती होगी आपके अंदर, मजा आ जाता होगा कि हाँ यार ये चीज हमें करनी है ग्राउंड लेवल पे जाकर। और ये मोटिवेशन है आपका। हमेशा आप लोग ढूंढते हो मोटिवेशन को बाहर, बाहर नहीं ढूंढना है, अपने अंदर ही मोटिवेशन को ढूंढना है कि हाँ यार मैं जब ऐसा बनूंगा या बनूंगी तो क्या क्या मैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो वो वाली चीज। और उसके बाद फिर लग जाओ अपनी पढ़ाई में, राइट। और अवेयर अवेयर रहना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस। और अटैचमेंट किसी के साथ नहीं करना। अटैचमेंट करोगे, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कि अपन घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया पापा को मम्मी को, वो अटैचमेंट हो गया। और जहां अटैचमेंट हुआ वहां फिर आपकी पढ़ाई में नुकसान होगा, राइट। अटैचमेंट अभी के लिए मत रखो, अभी के लिए अपने आप को रूम में पैक कर लो, लॉक कर लो, और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, इसके एनुअल एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड के केसेस भी सामने आए। एडीएसआई की इसकी रिपोर्ट हमें देखने को मिली। सन 2019 में 7,860 में से 7,719 सुसाइड के केसेस सामने आए ड्यू टू ड्रग अब्यूज, अल्कोहल एडिक्शन। ड्रग्स लेने के कारण, अल्कोहल लेने के कारण, ये सब चीजें हम लोग को यहां पर देखने को मिली। इवन इन द डेटा रिलेटिंग टू डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। अब देखो, अब शराब पीने वाला व्यक्ति जो है, खुद तो उसके मतलब कोई चीज रहती नहीं है कंट्रोल में बॉडी, और बस भैया भाई तो तुम्हारा गाड़ी चलाएगा, ऐसे करके चला लेते हैं गाड़ी, बाद में खुद तो मरेंगे ही मरेंगे और दूसरे को भी मार देंगे बेचारे को। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके परिवार में अकेला कोई व्यक्ति कमाने वाला है, उसको निपटारा लेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं, तो उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सोसाइटी के लिए भी खतरनाक है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, ये देश की जीडीपी को नुकसान पहुंचाएगा अगर युवा इसमें इन्वॉल्व रहेंगे तो, राइट। गॉट इट, क्लियर है यहां तक बातें? आगे बढ़े, थम्स अप दे दो, आगे बढ़ते हैं। अरे अभी ख्यालों में मत रहो, वापस आ जाओ अपने ख्याल से, आईएएस आईपीएस के ख्याल से वापस आओ, अभी कॉन्सेंट्रेट करो, राइट। चलो, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, सीबीडीसी के बारे में बात करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है गाइस, बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली है पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी वो, जो कि डिजिटल करेंसी का, जिसमें ये उपयोग करेगी। इसमें ये होलसेल और रिटेल पेमेंट्स के लिए स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग में, कि मतलब कि डिजिटल, वही सेम चीज जैसे पेटीएम टाइप की चीज जो है वो शुरू करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही जल्दी, ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें आप जो है वो अपने वॉलेट में जो है वो पैसा डाल लो अपने बैंक अकाउंट से, और उसके बाद फिर वो आप रिटेलर्स वगैरह को दो, राइट। मतलब होलसेलर्स को, रिटेलर्स को पेमेंट करने के लिए दो। तो ये बेसिकली इसके थ्रू पता लगेगा कि आगे चल के फुल स्केल में कैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना है, इंट्रोड्यूस करना है। तो देखो, एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है, डिजिटल करेंसी, ये बहुत सारी चीजों के कॉस्ट को कम कर देगी, रिड्यूस कर देगी। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि पहली बात तो
कई बार जैसे प्रिंटिंग वगैरह का कॉस्ट होता है, ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट होता है, राइट? स्टोरेज या फिर स्टोरिंग पेपर करेंसी का जो कॉस्ट होता है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसका फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और रियल टाइम पेमेंट की जानकारी जो है वो विदाउट एनी इंटरबैंक सेटलमेंट, बिना किसी इंटरबैंक सेटलमेंट के मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी के ऊपर आज की डेट में काम कर रही है, राइट? और इंडिया का फेयरली हाई करेंसी टू जीडीपी रेशियो, ये भी एक बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करेगा सीबीडीसी से। अब देखो, अब इस चीज को समझना, यहां पर आपको समझना जरूरी है चीजों को, बहुत ध्यान से सुनो। देखो, डिजिटल करेंसी के क्या फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये है, उससे पहले आपको ये समझना है कि जैसे कि हमारा जो पेपर नोट वगैरह होता है, इसके एक बड़ा क्या नुकसान है। लोग बाग बताऊं क्या करते हैं कि बैंक में आज की डेट में बोलती है ना सरकार कि बैंक में पैसा जमा करो, जनधन योजना, ये वो क्यों बोलती है? क्योंकि दे वांट कि अगर पैसा बैंक में रहेगा तो वो आसानी से जो है वो रोटेट हो सकेगा कंट्री के अंदर आसानी से। जैसे कि जो लोग अपनी सेविंग्स को बैंक में रखेंगे, तो आपको पता है कि बैंक एक ऐसा हम लोग को इंस्टीट्यूशन देखने को मिलता है जहां पर आप पैसा जमा करते हो, तो और आपका जमा हुआ पैसा जो है वो दूसरों के पास जाता है। किस पर्पस के लिए? लोन के लिए। दूसरे लोग जो है वो उसी पैसे का यूज करते हैं लोन के लिए। तो ये फायदा क्या होता है, कंट्री के अंदर रोटेशन को बढ़ाता है। और जब कंट्री के अंदर रोटेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि कंट्री के अंदर डेवलपमेंट ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लोग के हाथ में पैसा आएगा, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वेरियस एक्टिविटीज में, और फिर ग्रोथ इसमें हमें देखने को मिलेगी। तो इससे क्या रहता है कि जब लोग अपने घर में जब पैसा रखते हैं तिजोरी वगैरह के अंदर, तो ये वाला जो चीज है, यानी कि कंट्री वाली जो मतलब कंट्री के डेवलपमेंट वाली जो चीज है, वो फिर रुक जाती है। और वहीं डिजिटल करेंसी का यही फायदा एक है कि डिजिटल करेंसी में डिजिटली जो है वो हम लोग को रोटेशन देखने को मिलता है। जैसे कि एक तो पहली बात तो ये अथॉरिटीज के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस प्रकार से डिजिटल करेंसी का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे, तो ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड रहेंगी। ऑन रिकॉर्ड रहेंगी तो अब आपको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सोचना है। अब आप क्या सोचोगे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कि जब पूरी चीजें ऑन रिकॉर्ड होंगी तो राजस्व रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा सरकार का, मतलब कि टैक्स टैक्स को कोई वो नहीं करेगा, मतलब चोरी नहीं करेगा, टैक्स की चोरी नहीं होगी, टैक्स का इवेजन हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरी चीज डिजिटली रिकॉर्डेड रहेंगी। और इलीगल एक्टिविटीज को रोका जा सकता है, क्योंकि ये जो कैश वगैरह जो होता है ना, ब्लैक मनी, तो यही सब चीजें तो हमें देखने को मिलती है, इलीगल एक्टिविटीज इसी से तो होती है। तो आप ये वाला पॉइंट भी कहीं पर लिख लो कि आप ये यूज करेंगे कि डिजिटल करेंसी का एक और क्या बेनिफिट है, क्योंकि ये पॉइंट कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। तो ये वाला पॉइंट आपको लिखना है कि अभी कभी लिख लो कहीं ना कहीं, जब मैं बोला करूं लिख लो तो लिख लिया करो तुरंत सभी लोग, राइट? तो ये देखो आपको इस प्रकार से ये फायदा देगा। और नीड जो है इंटरबैंक सेटलमेंट की, इंटरबैंक सेटलमेंट की, वो भी डिसअपियर हो जाएगी। अब इसमें एक और पॉइंट नहीं लिखा जो कि आप मेंशन कर सकते हैं। अब देखो, जब इंटरबैंक सेटलमेंट की नीड आवश्यकता नहीं होगी तो आपको पता होगा इंटरबैंक ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगती है, तो वो कॉस्ट भी जो है वो बचेगी। और जब वो कॉस्ट बचेगी तो उससे बेनिफिट किसको मिलेगा? अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही मिलेगा। और जब कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा तो ये सर्विस जो है वो शुरू कर देंगे, राइट? तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है। अब देखो, सीबीडीसी या फिर नेशनल डिजिटल करेंसी एक्चुअल में है क्या, तो वो वाली चीज तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो ये डिजिटल फॉर्म है कंट्री की फिएट करेंसी का। अब ये कंट्री की फिएट करेंसी क्या होती है? पुराने 500 और 1000 के नोट क्या आज की रेट में चलते हैं? क्या आज की रेट में चलते हैं? नहीं चलते, राइट? तो वो क्या है? वो फिएट करेंसी नहीं है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट जिस करेंसी को अगर ऑथराइज करती है तो उसको हम लोग फिएट करेंसी बोलते हैं। मतलब कि अब ये है तो पूरे पेपर ही ना, ये है तो पेपर का टुकड़ा ही, राइट? बट जिसको ऑथराइज कर देती है सरकार कि हाँ ये पेपर का टुकड़ा जो है वो देश में चलेगा, मतलब कि इसको कोई एक्सेप्ट करने से जो है वो रोक, मतलब वो मना नहीं करेगा। जैसे आपको पता होगा कि 2000 का नोट आप किसी को दोगे, वो मना नहीं कर सकता आप लेने से, राइट? अब ऑब्वियस ही बात है, इसको इस तरीके से रिलेट मत करना कि सर हम फुल्की खाने गए थे, हमने 2000 का नोट दिया था, उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं भैया 2000 का नोट नहीं लूंगा मैं, राइट? तो ऐसा नहीं बोलो, राइट? मतलब चीजों को समझो। ये आपको जो है, मतलब कि जो भी व्यक्ति इंडिया के अंदर है तो वो इस नोट को लेने से मना नहीं करेंगे, राइट? आप अगर यहाँ पर इंडिया के अंदर डॉलर्स देने की कोशिश करो, वैसे तो आप मुंबई वगैरह दिल्ली वगैरह जाओगे तो ले लेते हैं लोग, डॉलर्स भी ले लेते हैं, उसमें भी डील चलती है, राइट? बट फिर भी इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया में, तो आप डॉलर दोगे किसी दुकानदार को, वो नहीं लेगा, या दूसरी कंट्री की करेंसी दोगे, नहीं लेगा वो। बट इस करेंसी को लेने से वो मना नहीं कर सकता, राइट? तो ये फिएट हम लोग को करेंसी देखने को मिलती थी। ये इस प्रकार की चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखो, राइट? तो ये डिजिटल फॉर्म फिएट करेंसी का है कि जो कि एक्सेप्टेबल होगी सभी जगह। और इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग पेपर करेंसी को प्रिंट करने की जगह, मतलब कॉइन्स वगैरह को मिंट करने की जगह, सेंट्रल बैंक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स जो जारी कर सकती है, वो सेम चीज पेटीएम जैसी चीज हम लोग को देखने को मिल सकती है, जो कि लोगों के वॉलेट पे रहेगी।
राइट। तो ये वाले पॉइंट्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पर जो है वो विचार कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो, एस सी गर्ग कमेटी का रिकमेंडेशन एक 2019 में सामने आया था डिजिटल करेंसी को लेकर ही, कि पहली बात तो उन्होंने ये बोल दिया था कि सभी व्यक्ति को बैन कर दो जो कि क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उनको भी कहा था इन्होंने, राइट। और हालांकि आपको पता होगा कि अभी रिसेंट पास में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को जो है वो हटा दिया है, राइट। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये वाली जो चीज बोली थी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो क्रिप्टो करेंसी में ऑपरेट नहीं करेगा, तो उस चीज को भी जो है वो हटाया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब कि कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी थी कि क्रिप्टो करेंसी में लोग जो है वो डील कर सकते हैं, राइट, एक प्रकार की। बट हाँ, रिस्क जो होगा वो फिर लोगों का इंडिविजुअल का रिस्क होगा। जैसे कि होता है ना कि कई बार हम लोग जो है आज की डेट में एड्स वगैरह काफी सारे आते हैं कि ये वाला गेम आप खेलोगे तो आपके पास रिस्क है, मतलब कि एडिक्शन का, कि एडिक्शन होने का रिस्क है, तो वो पहली वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग जो है वो दे दी जाती। तो वैसे ही कोर्ट ने भी वार्निंग एक दे दी थी कि ये इंडिविजुअल का होगा, उनका खुद का रिस्क, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं इन्वॉल्व होगी। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो उसी ट्रांजेक्शन को प्रोटेक्ट करेगी ना कि जो उसके अंडर आते हैं, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा दूसरे ट्रांजेक्शन को थोड़ा प्रोटेक्ट करेगी, वो उसका जिम्मा थोड़ा है। अब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह जो है, अब वो कौन चला रहा है किसी को पता नहीं। अब उसके साथ मतलब किसी का घोटाला हो जाता है, किसी ने कॉइन्स लिए और उसके वॉलेट में नहीं आए, तो वो किसके पास जाए, किसी के पास नहीं आएगा। इसी रिस्क को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि मत करो ट्रांजेक्शन, राइट। और देखो, इन्होंने एस सी गर्ग कमेटी ने रिकमेंड किया 10 सालों की सजा होगी जो भी व्यक्ति डिजिटल करेंसी में ट्रेड करता है या एक्सचेंज करता है, मतलब डिजिटल करेंसी इन द सेंस की जो कि बैंड है, राइट, जिसको यूज करना अलाउड नहीं है। और इन्होंने मॉनिटरी पेनल्टी की बात करी थी, राइट, और 3 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी। अब 3 गुना ज्यादा किस केस में पेनल्टी लगी? एक तो पहली बात तो कि उस व्यक्ति ने क्रिप्टो करेंसी से कितना कमाया, जैसे कि बिटकॉइन के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट, बिटकॉइन के रेट, तो कितना कमाया उसने, तो वो चीज देखी जाएगी। और उसके अलावा दूसरी चीज देखी जाएगी कि इससे जो एक्सचेकर जो है, यानी कि हमारी सरकार वगैरह जो है, उसको कितना लॉस हुआ, राइट, तो ये चीज देखी जाएगी। और इन दोनों में से जो भी हाई होगा उसका 3 गुना ज्यादा पेनल्टी जो है वो इम्पोज की जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर। हाउएवर, इस पैनल ने यह भी कहा कि सरकार को अपना ओपन माइंडेड रखना चाहिए, विचार करने चाहिए सरकार को, और सरकार को अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जो है वो इशू करनी चाहिए जो कि आरबीआई के अंडर आए, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। अब देखो, इस प्रकार की नेशनल डिजिटल करेंसी को रोल आउट करने में क्या क्या दुविधाएं हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहली बात तो साइबर सिक्योरिटी का बड़ा खतरा है, कि हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम उतना भी एडवांस नहीं है जितना होना चाहिए, राइट, तो ये वाली चीज है। इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी की कमी है, आज की डेट में लोगों को ईमेल तक नहीं करने आता, तो डिजिटल करेंसी के वो कैसे ऑपरेट करेंगे, तो उनको पहले सिखाना जरूरी है, राइट। इसके अलावा इंट्रोड्यूस करना डिजिटल करेंसी, ये काफी सारे चैलेंजेस इससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेगुलेशन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने से रिलेटेड, परचेज करने से रिलेटेड, मतलब टैक्स करने से रिलेटेड, कि इंडिविजुअल को किस प्रकार से टैक्स किया जाएगा, तो ये सब मामले जो है वो सामने आते हैं। बट इसके फायदे भी बहुत सारे हैं यार, रिकॉर्ड्स वगैरह पूरे मिल जाते हैं एक प्रकार से, कि मतलब जैसे कि टैक्स का जो, मतलब इंडिविजुअल को किस प्रकार से टैक्स करना है, तो इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाना इज द इशू, कि स्ट्रक्चर कैसा होगा वो इशू, क्योंकि अभी तक जीएसटी का ही जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसी पर इतने इश्यूज चल रहे हैं। आपको पता होगा जीएसटी से भी अभी भी जो है वो स्टेट जो है वो खुश नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सबसे बड़ी गलती कि उन्होंने स्टेट्स को बोल दिया था कि आपको जो है वो ये प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब 5 सालों तक आपको जो है आपके जितने भी लॉसेस वगैरह जो हो रहे हैं, राइट, तो उस पर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको फंड करेगी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मुआवजा देगी, राइट। तो इस पर अभी बहुत दिक्कतें चल रही हैं। तो जीएसटी का ही जो इशू है वो पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है। जीएसटी खराब नहीं है, जीएसटी बहुत अच्छा है, राइट, बट उसको जिस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया, दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। तो उसके कारण इश्यूज हो रहे हैं हम लोग को देखने को। वैसे तो जीएसटी बहुत अच्छा है, और आपको पता होगा कि जीएसटी के बारे में जिक्र जो है वो मनमोहन सिंह जी ने किया था पहले, बट उस समय उनकी जब सरकार थी तो अपोजिशन बीजेपी ने जो है उसको अपोज कर दिया। फिर बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, तो इन्होंने इसको स्क्रू कर दिया और पूरा क्रेडिट जो है वो अपने हाथ में ले दिया। तो काफी कम लोगों को इसके बारे में पता है, बट आपको जीएसटी का टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि इसको जैसे इंप्लीमेंट करना एक इशू था, वैसे ही यहां पर भी इंडिविजुअल को टैक्स करने की प्रोसेस बनाना इज डिफिकल्ट, राइट। बट बाकी ये अच्छा रहेगा, इससे रिकॉर्ड्स वगैरह मिलेंगे, जैसे कि कोई टैक्स एवेजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिजिटली पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। अब प्रिवेसी पर एक खतरा है, क्योंकि क्या होता है कि इस प्रकार के जब डिजिटल वॉलेट्स बनाए जाते हैं या इस प्रकार से डिजिटलाइज की जाती है चीजों को, तो एक इंडिविजुअल की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी जाती है। अब इस बेसिक इंफॉर्मेशन का लीक होने का सबसे बड़ा खतरा हम लोग को देखने को मिलता है। गॉट इट? तो ये एक चीज है जिसके बारे में एक आइडिया आप लोग को होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब आगे के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है
सेंटर को एक प्ली हम लोग को देखने को मिली है आईटी रूल्स के अगेंस्ट, तो इसमें हम लोग को एक नोटिस देखने को मिल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिप्लाई मांगा है। नए आईटी रूल्स जो हैं तो उनको चैलेंज करते हुए एक प्ली हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्री स्पीच एंड प्राइवेसी ऑफ यूजर, तो इसको जो है वो नया आईटी रूल जो है इसको डिसरिगार्ड करता है, मतलब कि नया आईटी रूल जो है वो लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट, फ्री स्पीच और प्राइवेसी जो है उसका वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, राइट। कि जो भी यूजर सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज के अंदर हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर में, तो उनके राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन और प्राइवेसी जो है वो उसका हनन करता है। तो कंट्रोवर्सी इस प्रोविजन से रिलेटेड हम लोग को क्या देखने को मिल रही है, तो नया रूल जो है वो बहुत ज्यादा पावर, आपको याद आ रहा होगा इस रूल के बारे में पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो नया रूल जो है वो काफी ज्यादा पावर जो है वो देता है मतलब इसमें इंटरमीडिएटरीज को स्पेशली, राइट। जो पेरेंट लेजिस्लेशन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये कंपनी जो है इनको पावर दी जा रही है स्टार्टिंग लेवल पर कि ये जो है एक यूजर के उसको यानी कि कंटेंट को जो है वो डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो ये वाली जो पावर है, और इसके अलावा ये जब यूजर के कंटेंट को डिलीट करेंगे तो वो यूजर जो है वो हायर अपीलेट अथॉरिटी को के पास नहीं जा सकता उसके कंटेंट को डिलीट करने की कंप्लेन को लेकर, राइट। तो ये भी एक चीज है, इसमें भी प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है कि अगर एक यूजर का कंटेंट अगर डिलीट हुआ, राइट, ऑनलाइन, तो वो व्यक्ति जो है वो हायर अपीलेट अथॉरिटी के बाद या फिर हायर अपीलेट के अपीलेट सिस्टम ही हम लोग देखने को मिलता है कि यानी कि और अपने जो शिकायत है उसको रिजॉल्व करने के लिए, इससे रिलेटेड मामले का फेयर जस्टिस जो है वो पाने के लिए वो ऊपर अथॉरिटीज के पास जो है वो नहीं पहुंच सकते, तो उसके बारे में मेंशन नहीं है इस रूल के अंदर, आईटी रूल्स के अंदर, राइट। तो ये सब इश्यूज जो है वो सामने आ रहा है, और ये अलाउ कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि यूजर्स को कांस्टेंट सर्विलेंस पर रख सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि ये सब कंपनी जो है वो चेक करती रहेंगी यूजर्स को, राइट, कि यूजर्स किस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और ये लोगों की राइट टू प्राइवेसी को लेकर खतरा है। अब आप कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी, राइट, एडमिनिस्ट्रेटर बनने की तैयारी, ब्यूरोक्रेट बनने की तैयारी, तो आपको तो ये क्लियरली पता होना चाहिए कि ये बहुत जरूरी है। ये हम इसको इस तरीके से नहीं देखेंगे कि लोगों की प्राइवेसी के ऊपर जो है वो खतरा बन रहा है, अनटिल एंड अनलेस किसी मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल को ट्रैक ना किया जाए अननेसेसरली, राइट। तो एक बात है लोगों की प्राइवेसी के ऊपर खतरा है, आपको ये वाला पॉइंट भी मेंशन करना है, बट एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज मेंशन करनी है कि ये जरूरी है। ये जरूरी इसलिए क्योंकि देश की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी इसके ऊपर इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे अगर हम लोग एक प्रॉपर टूल को लगा के अगर ट्रैक ना करें, जैसे कुछ प्रॉपर टूल्स होते हैं कि जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति बॉम्ब लिखता है या फिर कोई व्यक्ति इस प्रकार से मतलब कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो सब चीजें मेंशन करता है, तो फिर वो रडार में आने लगता है, ट्रैक में आने लगता है, राइट। फिर अथॉरिटीज जो है वो उसको चेक करती हैं कि यार ये ठीक है कि नहीं है, फिर वो एक बार उसकी प्रोफाइल पे जाकर देख लेती हैं कि इसके पास रिकॉर्ड कैसे है, अगर वैसे पाए जाते हैं तो फिर उसको जो है वो सर्विलांस में रखा जाता है, नहीं पाए जाते हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है आगे। बट ये सर्विलांस करना बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे कि होता है ना, अब इसको ऐसे देखो ना यार, आपने देखा होगा कई बार पुलिस जो है वो गाड़ियों की चेकिंग करती है, क्यों करती है, हर एक गाड़ी को रुकवा के क्यों चेकिंग करती है, क्योंकि पुलिस को पता है यार कोई ना कोई मतलब इलीगल चीज जो है वो हो रही है, या फिर पुलिस को कहीं से लीड मिली है, कहीं से उसको वो मिला है, इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे ड्रग्स स्मगलिंग की जा रही है, या फिर किसी मतलब किडनैपर ने किसी को किडनैप करके ले जा रहा है, इस प्रकार से। तो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा, ऐसे पुलिस चेक करती है ना, या फिर कुछ लीड मिली कि बॉम्ब वॉम्ब लगने वाला है, प्लांट होने वाला है मतलब कहीं किसी सिटी में, तो वो पूरी सख्ती से चेकिंग होती है, हर एक गाड़ी को रुकवा रुकवा के चेक की जाती है, तब तो कोई बोलता नहीं है कि प्राइवेसी को खतरा है, राइट, तब तो लोग कॉपरेट कर लेते हैं। बट आज की डेट में सोशल मीडिया पे अगर सर्विलांस हो रहा है तो उसको इसी तरीके से समझो ना, आप एक ब्यूरोक्रेट बनने वाले आने वाले समय के, तो आपको देश के लिए फर्स्ट पॉइंट पे सोचना जरूरी है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, कि हम चेक करें। अब देखो जैसे कि पुलिस है, पुलिस चेक कर लेती है, उसके बाद उसको लगता है कि हाँ कुछ नहीं, तो उसको छोड़ देती है ना, राइट। वैसे ही अगर अगर हम ऑनलाइन अगर लोगों को, यूजर को, और वो भी कुछ स्पेसिफिक चीजों से, सभी को नहीं, कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि अगर कोई यूजर है अगर वो किसी प्रकार का वर्ड का यूज कर रहा है, जिहाद हो गया, इस प्रकार की चीजें का उपयोग कर रहा है, तो एक बार उसको देखा जाता है, चेक किया जाता है कि यार वो ठीक है कि नहीं है, राइट, कि कहीं इस प्रकार की मतलब चीजों में इन्वॉल्व तो नहीं है वो, राइट। जैसे कि मारने की प्लानिंग कहीं पर चल रही है, तो उसमें कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, अथॉरिटीज को पता होता है, जब आप इंटेलिजेंस में जाएंगे आगे चल के तो आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी, प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाएगा, राइट। तो वो सब चीजें सामने आती है, फिर उसके बाद चेक किया जाता है, तो ये बहुत जरूरी है कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको जो है वो नकारा नहीं जा सकता, राइट। और इवन इफ द पर्सन इज नॉट अंडर एनी इन्वेस्टिगेशन फॉर वायलेशन ऑफ द रूल्स, देन ऑल्सो उसके डेटा को जो है वो रखा जाता है। अब ये भी तो जरूरी है ना यार, डेटा को रखना है,
क्योंकि आपको पता होगा कि 6 महीने के डेटा को या फिर रिकॉर्ड को रखना एक कंपनी के लिए जरूरी होता है। तो ये वाली बात आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, और ये सरकार ने बकायदा ये चीज कही हुई है। अब ये क्यों कही हुई, पॉइंट टू बी नोटेड, ये कही इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, क्राइम जो होता है ना वो 1 या 2 दिन में रचता नहीं है। क्राइम को अगर प्रॉपर सीक्वेंस को देखना है तो उसके पास्ट में जाना जरूरी होता है। अब आप कल को ऑफिसर बनेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे किसी साइट में जाकर, तो आप क्या देखेंगे कि यार ये घटना यहां पर हुई, तो आप उसके रिवर्स ऑर्डर पर जाएंगे कि यार ये मतलब उसको क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सेम वही चीज सोशल मीडिया पे भी अप्लाई करो ना। अगर कोई व्यक्ति अगर किसी क्राइम को रच रहा है तो प्लानिंग उसने पहले की होगी, और अगर उसके किसी सोशल मीडिया डेटा से या कोई भी उसका जो डेटा है, डिजिटल डेटा है, उससे अगर पता लग जाता है क्रिमिनल तक पहुंचा जा सकता है, तो क्यों नहीं स्टोर करें, डेफिनेटली स्टोर करें उनके डेटा को, ये जरूरी है, राइट। और स्पेशली अथॉरिटीज के लिए बहुत जरूरी है कि क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए। तो ये वाली चीज है, इस प्रकार की चीज, क्योंकि आपको जब आप आंसर लिखो, आप अपने आप को एक ऑफिसर की तरह सोच के आंसर लिखो, तब ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो ऐसा बनेगा। और यही चीज चाहिए उनको, राइट, कि आपकी अप्रोच जो है वो ऑफिसर लाइक है कि नहीं। और हाँ, साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑफिसर लाइक अप्रोच में बिल्कुल हम लोग ऑथोरिटेरियन रूल को जो है वो करने लगे, राइट, सामने लेकर आने लगे कि बिल्कुल मतलब अथॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश करने लगे लोगों के ऊपर। ऐसा भी नहीं करना है, स्टैब्लिश करो बट एक हद तक कि उनकी भी प्राइवेसी को खतरा ना हो, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि ये जरूरी है। जैसे कि लोग कॉपरेट करते हैं, वही एग्जांपल मैंने दिया कि जैसे कि लोग ट्रैफिक पर कॉपरेट करते हैं, यानी कि जब हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो चेक कर रही होती है रोड वगैरह में लोगों की गाड़ियां वगैरह, तब कॉपरेट कर रहे होते हैं, तो व्हाई नॉट इन सोशल मीडिया। इसमें भी लोगों को समझाना जरूरी है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर नेशन सिक्योरिटी। और सभी लोग अपने नेशन के लिए तो ऑब्वियस ही बात है कि सबसे पहले खड़े ही रहते हैं, चाहे ऑफिसर हो या ना हो, है ना। तो उनको ये कन्वे करना जरूरी है, और जहां लोगों को ये चीज कन्वे की जाएगी, एवरीवन विल गोइंग टू कॉपरेट, राइट, एवरीवन विल गोइंग टू कॉपरेट। चलो आगे की बात करते हैं। नो अपीलेट प्रोसीजर, ये एक बड़ा इशू है कि अपीलेट प्रोसीजर नहीं है। जैसे कि अगर कोई भी ग्रीवियंस ऑफिसर वगैरह हम लोग को देखने को मिलता है उस कंपनी के, तो वो अगर वो कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं सामने वाले के कंटेंट को, तो जिसका कंटेंट डिलीट हुआ है तो वो सामने ऊपर जो है वो नहीं आ सकता, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और कोई भी मैंडेट हम लोग को ऐसा नहीं देखने को मिलता जो कि ऑथर ऑफ द एलिजिटली ऑब्जेक्शनेबल इंफॉर्मेशन हैज टू बी हर्ड बिफोर डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। अब किसी व्यक्ति जो है जिसका डेटा डिलीट किया जा रहा है, तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि उस व्यक्ति से एक बार बात कर ली जाए कि यार ये डेटा क्यों है, राइट। तो ये वाली चीज भी इसके अंदर शामिल नहीं है। तो ये एक इशू इसके अंदर पेटिशनर ने जो है बताया, और पेटिशनर ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी जो है उनको पावर नहीं देनी चाहिए ये डिसाइड करने की, मतलब जैसे भी उनके पास कोई कंप्लेन आती है तो वो ठीक है कि नहीं है, तो वो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को पावर नहीं देनी। तो ये सब चीजें जो है वो, ये सब इश्यूज जो है वो सामने आए हैं। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब एक बार नए रूल के बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं, हालांकि पहले भी मैं आप लोग को इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। तो देखो, ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम जो है वो बनाने पर ये फोकस किया गया इस रूल के अंदर, जिसमें ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, तो ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये जैसे कि डिजिटल पोर्टल्स वगैरह हो गए, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये सब चीजें जो हमारी कंट्री के अंदर है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सोशल मीडिया कंपनी जो है वो अपने पास एक ग्रीवियंस सिस्टम जो है वो शुरू करें। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल, कोई नेटफ्लिक्स पर कोई वेब सीरीज देख रहा है, अब उसने देखा कि यार मतलब कि ये तो एक कम्युनिटी को, यानी कि इस पर्टिकुलर सीरीज में किसी कम्युनिटी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, या फिर इस सीरीज में ऐसी बातें बताई जा रही है कि लोग जो है वो वायलेंस करने के लिए वो हो, प्रमोट हो, राइट। तो वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ये वेब सीरीज जो है वो दिखाई जा रही है, तो ऐसा अगर कोई कंप्लेन करेगा तो उस वेब सीरीज को तुरंत डाउन कर देना है, राइट, इंटरनेट से। तो ये चीज यहां पर बताई गई। तो ये ग्रेवियंस सिस्टम लाने की यहां पर बात की गई। और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनीज, फर्म्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, इन्हें एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करना होगा, या ग्रेवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा। और एक ये नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के कांटेक्ट में रहेगा। जैसे कि कल को आप ऑफिसर बनेंगे तो आपके कांटेक्ट में ये कंपनी के लोग रहेंगे, राइट, जो कंपनी अपॉइंट करेगी। और ग्रेवियंस ऑफिसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वहां पर ग्रेवियंस ऑफिसर, मतलब वही सेम चीज हमें देखने को मिलेगी कि ग्रेवियंस ऑफिसर होंगे। तो इन्हें 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स जो है वो कंप्लेन को रजिस्टर करके 15 दिन के अंदर अंदर उसे डिस्पोज करना जरूरी है। यानी उनके पास कोई कंप्लेन आती है, 24 घंटे में उस कंप्लेन को रजिस्टर करो, विद इन 15 डेज उस कंप्लेन को डिस्पोज करो, राइट। और रिमूव करना है कंप्लेन्स को, कि जैसे कि एक व्यक्ति की डिग्निटी, पर्टिकुलरली वुमेन, उसके ऊपर अगर कोई कंप्लेन आती है, या किसी प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज करने से रिलेटेड, किसी मतलब इंडिविजुअल के प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज करने से रिलेटेड, या न्यूडिटी, या फिर सेक्सुअल एक्ट, या फिर इम्पर्सनेशन से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेन आती है, तो उसको रिमूव करना है, ऐसे कंटेंट को रिमूव करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, राइट। और 24 घंटे के अंदर अंदर, यहां पर ये वाली चीज बताई गई, यहां पर 15 दिन नहीं, इस प्रकार के मामले आएंगे
मतलब कि जो गंभीर मामले हैं, तो उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर उस कंटेंट को डाउन कर दो। तो ये चीज यहाँ पर सामने आई। और मंथली रिपोर्ट देनी है कि कोई भी अगर ऐसी मतलब कंपनी जो है जिनके पास ये पूरी जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हैं और इन कंप्लेंट्स पर उन्होंने क्या एक्शन लिया है, तो इसको जो है वो इन्हें रिपोर्ट करना होगा सरकार को, राइट। और 3 लेवल रेगुलेशन का यहाँ पर रखा गया है न्यूज पब्लिशर्स के लिए। तो यह चीज भी यहाँ पर बताई जा रही है। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, जैसे एक रिटायर्ड जज या फिर एक एमिनेंट पर्सन जो है वो हेड करेंगे, राइट। और जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। और ये उसमें जो कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है और ग्रीवियंस कमिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके ये मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। तो यह चीज है जिसके बारे में बस आप लोग को एक सिंपल सी जानकारी, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। क्लियर है यहां तक बात है? किसी को कोई किसी प्रकार का कोई भी डाउट पूछो। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, कल से आप लोग को आधा इंग्लिश में और आधा हिंदी में स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। काफी स्टूडेंट इतने दिनों से रोज बोलता जा रहा हूं, फिर भी कमेंट करते हैं कि सर पुराना वाला फॉर्मेट ही अच्छा था। अब मुझे वही लगता है कि स्टूडेंट पूरा, मुझे लगता है कि पूरा लेक्चर सुनते ही नहीं है। तो पहली बात तो पूरा लेक्चर सुनो। सिविल सर्विसेज की ये तैयारी है, होता है लेक्चर लेंदी होते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बिल्डअप होती है, क्योंकि ये सब लेक्चर से रिलेटेड ही क्वेश्चन में मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और यही सब पॉइंट जो मैं आपको बताता हूँ वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहा है। तो सर्विलांस, अब देखो पेगासस का एक बड़ा मामला सामने आया, पेगासस का एक इशू हम लोग को सामने देखने को मिला। अब मैं इसमें एक अलग से चीज आपको बताना चाहता हूं, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पेगासस में हमने देखा कि इशू हुआ कि लोगों, मतलब जो लोगों के ऊपर सरकार ही जो है वो सर्विलांस कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, राइट, चेक कर रही है। हालांकि सरकार ने इस चीज को नकार दिया। सरकार ने बोला कि हमारी छवि खराब करने के लिए ये चीज जो है वो लाई गई। अब आप एक चीज ध्यान से सुनना, ऐसी कई बार इस प्रकार की, मैं मान लेता हूं, चलो एक बार मैं किसी ना सरकार को सपोर्ट करता हूं ना किसी को सपोर्ट करता हूं, मैं न्यूट्रल रहता हूं, और आपको भी यही चीज सिखाता हूं कि आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम न्यूट्रल। न्यूट्रल रहकर चीजों को देखो, राइट। अब देखो, और सरकार वरकार के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं हम लोग को। मतलब आप लोग का काम जो होगा वो अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का होगा, आपको इनसे मतलब ही नहीं रखना है। आप तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनने वाले हो। आगे की चीज समझो आप। अब जैसे कि ये एनएसओ, ये इजरायली है ना, इजरायली फॉर्म हम लोग को देखने को मिल रही है। अब एनएसओ, अब इसका डेटा लीक हुआ। लेट सपोज कि कोई एक्स वाई जी कंपनी है, मे बी और मे बी नॉट, ठीक है, इंफॉर्मेशन सही हो या सही ना भी हो, अगर ये कुछ ऐसा डेटा रिलीज कर दे जो कंट्रोवर्सी बन जाए, तब क्या होगा? इससे पहले किसी ने एनएसओ का नाम सुना था? प्राइवेट कंपनी एनएसओ का नाम सुना था किसी ने? नहीं सुना था। ऐसी ही कोई प्राइवेट कंपनी, और आज की डेट में कितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, और प्राइवेट कंपनी को क्या चाहिए? उसका प्रॉफिट चाहिए, उसको पॉपुलैरिटी चाहिए। इस प्रकार की अगर कंट्रोवर्सी में आ जाए, भले ही उसे मुआवजा क्यों ना देना पड़ जाए, लेट सपोज 100 करोड़ रुपए, ठीक है, लेट सपोज 100 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, राइट। लेट सपोज कि उसने 100 करोड़ रुपए अपने पास रख लिए और उसने ऐसी कोई अपनी टेक्नोलॉजी को वो कर दिया, मान के चलो, क्या इस प्रकार की कंट्रोवर्सी के थ्रू ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कर दिया, तब क्या चीज होगी? इसमें इस कंपनी का जो है वो एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। और कई बार प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो है वो हो सकता है कि अपने ग्लोबल लेवल पर अपनी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए कर दे, जैसे कि उसका यूजर बेस जो है वो बढ़ जाए, राइट। ये वाला फैक्टर भी आपको लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। अपने मेंस के आंसर को जब आप लिखेंगे तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि, और दूसरा पॉइंट, ये सर्विलांस और ये सब जो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, इंटेलिजेंस की, सर्विलांस की चीजें, ये कभी भी प्राइवेट सेक्टर को जो है वो नहीं लेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आएगा तो बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। बट हम इसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और इवन हम तो हैकर्स वगैरह भी देखते हैं, बट वाइट हैकर्स भी होते हैं, आप लोग को पता होगा इसके बारे में। और अलग अलग कंपनीज वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है जो इन सब टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, बट इसको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है। और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जब लीक होती है तो उसको गंभीरता से देखना जरूरी है, और पेनाल्टी सिर्फ 100 करोड़ रुपए नहीं, शटडाउन करने वाली पेनाल्टी लगानी चाहिए कि वो कंपनी शटडाउन हो जाए अगर गलत रिपोर्ट सामने आई तो। क्योंकि कंपनी को मुआवजा नहीं देना, क्योंकि अगर यहां पर मुआवजा दे दिया, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उस कंपनी ने जो है वो फाइन भर दिया, कंपनसेशन दे दिया कि चलो ठीक है, उसके कारण जो भी लॉस हुआ तो वो उस कंपनसेशन को बियर करने के लिए रेडी है। बट अगर उसका ये प्री प्लान हो, पूरी चीजें, पूरा स्ट्रक्चर उसने पहले से प्लान किया हो, तो उस कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और वो कंपनी जो है वो आगे चल गई। क्योंकि एनएसओ को किसने जाना था? आज से पहले किसी ने नहीं जाना था। अब पता लग गया लोगों को कि हाँ यार, ये कंपनी है, ये इस प्रकार की चीजें जो है वो बिल्डअप करती है, डेवलप करती है, राइट। तो दिस शुड बी योर अप्रोच, क्योंकि ये सब चीजें तो सभी लिखेंगे, बट जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत कम लिखेंगे और आप लिखोगे।
और वो आपका एक डायमेंशन जो है वो क्रिएट करेगा कि जिससे कि आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी भी माइंड पे हिट करेगी, हाँ यार बात तो सही है ये वाली, राइट। तो इस प्रकार की भले ही एक पॉइंट लिखो बट वो इंप्रेस करना चाहिए। और द लॉ ऑफ सर्विलांस इन इंडिया एंड द कंसर्न्स ओवर प्रिवेसी। तो अब बात करेंगे सर्विलांस से रिलेटेड कानून के बारे में और कुछ चिंताएं प्रिवेसी से रिलेटेड, राइट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इजरायली, ये आगे इजराइल की, इजरायली स्पाईवेयर पेगासस, द इंडियन गवर्नमेंट हैज क्लेम दैट ऑल इंटरसेप्शन इन इंडिया टेक प्लेस लॉफुली। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि मतलब कानून के तहत जितने भी इंटरसेप्शन होते हैं, मतलब इस प्रकार से सर्विलांस वगैरह जो होता है वो कानून के तहत जो है वो किया जाता है। और लॉज जो है वो क्या क्या हम लोग को इंडिया में देखने को मिलते हैं जो कि सर्विलांस को कवर कर रहे होते हैं, तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो टेलीग्राफ एक्ट 1885 और आईटी एक्ट 2000, राइट। तो ये दोनों एक्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो पहले भी हम लोग ये दोनों एक्ट को काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब ध्यान समझो, टेलीग्राफ एक्ट क्या कहता है। तो ये कॉल्स जो टैपिंग वगैरह जिसको हम लोग बोलते हैं ना, फोन टैप हो गया, तो ये इसके साथ डील करता है टेलीग्राफ एक्ट, राइट। और इस कानून के तहत सरकार जो है वो इंटरसेप्ट करती है कॉल्स को कुछ ही सिचुएशन में, जब बात आती है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के बारे में इंडिया की, सिक्योरिटी के बारे में बात आती है, हमारे फ्रेंडली रिलेशन फॉरेन कंट्री के साथ अगर कोई व्यक्ति खराब करने की कोशिश करता है, पब्लिक ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करता है, तब उस समय हम लोग देखते हैं कि मतलब यानी कि कोई व्यक्ति है उकसा रहा है किसी प्रकार के वॉयलेंस को जो है वो उकसा रहा है, तो फिर उस मामले में जो है वो हम लोग सर्विलांस करते हैं, राइट। उस मामले में मॉनिटरिंग की जाती है, उसके कॉल्स इंटरसेप्ट किए जाते हैं, राइट। और कुछ रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी जाती है फ्री स्पीच में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और लॉ, कानून ये कहता है कि आप जो है अगर इंटरसेप्ट कर रहे हो तो वो कानून के दायरे में रहकर इंटरसेप्ट करना है, यानी कि मॉनिटरिंग सर्विलांस करना है तो कानून के दायरे में रहकर करना है, राइट। और पॉइंट टू बी नोटेड, जर्नलिस्ट जो है उनके अगेंस्ट इंटरसेप्शन नहीं किया जाएगा। तो ये क्लियरली कानून के अंदर टेलीग्राफ एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, राइट, कि जर्नलिस्ट के अगेंस्ट इंटरसेप्शन नहीं किया जाएगा, बट एक्सेप्ट अंडर फ्यू सर्कमस्टांसेस। जैसा मैंने आपको बताया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमेशा होते ही हैं, बट उसमें चीजों को ब्रॉडर लेवल पर, वाइड लेवल पर जो है वो देखा जाता है। अब ध्यान सुनना, एक और चीज हम लोग को देखने को मिलती है, एक केस पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है 1996 का। एक पीआईएल आई थी, राइट, कोर्ट में, और इसने बताया था कि पॉलिटिशियंस के फोन जो है वो टैप किए जा रहे हैं सीबीआई के द्वारा, राइट। तो ये चीज सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि प्रोसीजरल सेफगार्ड की कमी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, टेलीग्राफ एक्ट के प्रोविजन में। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी करी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी, तो इन्होंने रूल 419A टेलीग्राफ रूल्स 2007 की यहां पर बात करी, और रूल्स जो आईटी एक्ट 2009 में हम लोग को देखने को मिलते हैं उसकी इन्होंने कुछ चर्चा करी कोर्ट ने। तो पहला रूल देख लेते हैं, टेलीग्राफ रूल्स 419A के बारे में 2007 में जो हम लोग को देखने को मिला। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, सेक्रेटरी मतलब कि एक आईएएस ऑफिसर, कल को आप जब आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो आपके पास पावर होगी, और बट पॉइंट टू बी नोटेड, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होने चाहिए। तो आपके पास पावर होगी कि आप जो है वो ऑर्डर पास कर सकते हो कि अगर केंद्र में किसी के फोन को अगर इंटरसेप्ट करना है, टैप करना है, तो आपके हाथ में पावर होगी ये करने की, राइट, ऑर्डर देने की। फिर अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के केस की अगर बात करें तो अगेन फिर भी हम लोग को एक आईएएस ऑफिसर ही देखने को मिलते हैं, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि होम डिपार्टमेंट के इंचार्ज में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऐसा इशू जो है, डायरेक्शन जो है वो दे सकते हैं, राइट। और अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस भी होती है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे के ऑफिसर जो है वो नहीं होंगे, मतलब अगेन आईएएस ऑफिसर। तो कुल मिलाकर आपके लिए मोटिवेशन है, आईएएस ऑफिसर के पास ये पावर होती है टैप करने की, राइट, फोन वगैरह को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और आईटी एक्ट 2000 जो है वो क्या कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है, अब वो डेटा में सब कुछ आ जाता है, मतलब कि हम ऑनलाइन से जो भी डेटा अपना ट्रांसफर करते हैं या जो भी डेटा ऑनलाइन में होता है, तो ये उन्होंने क्लियरली एक शब्द में पूरी चीज इसके अंदर इंक्लूड कर दी है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हम लोग को देखने को मिलता है तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है, उसको सर्विलांस किया जा सकता है। और रिस्ट्रिक्शन जो प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 5 क्लॉज 2 के अंदर टेलीग्राफ एक्ट के, और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, और सेक्शन 69 आईटी एक्ट के, तो इसको और भी ज्यादा ये वाली चीज जो है वो ब्रॉड बना देती है। मतलब कि अब लिमिटेड चीजों के ऊपर, यानी कि सिर्फ कॉल्स के ऊपर या कुछ चंद चीजों के ऊपर ही सिर्फ सर्विलांस नहीं है, बल्कि सब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मोड हम लोग को देखने को मिलते हैं सबके ऊपर सर्विलांस किया जा सकता है।
इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करो, मॉनिटर करो, डिक्रिप्ट करो, राइट? इन मतलब किस पर्पस के लिए? कोई अपराध है उसको इन्वेस्टिगेट करने के पर्पस के लिए। और साथ ही साथ टेलीग्राफ एक्ट के तहत ये कंडीशन भी यहां पर रखी गई कि पब्लिक इमरजेंसी, जब भी कभी पब्लिक इमरजेंसी वाली स्थिति डेवलप होती है जिसमें पब्लिक सेफ्टी का इंटरेस्ट सामने होता है, यानी कि पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है, तब इस पावर का आप उपयोग जो है वो कर सकते हो। बट हाँ, अथॉरिटीज कई केसेस में हम देखते हैं कि पावर का उपयोग सही तरीके से नहीं करती है, राइट? अपने पर्सनल में भी आपने देखा होगा, फैमिली मैन करके एक सीरीज है, काफी अच्छी है, तो उसमें भी आपने देखा होगा किस प्रकार से ऑफिसर्स कई बार अपनी फैमिली के ऊपर ही मॉनिटर करने लगते हैं। तो रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाने की आवश्यकता है सर्विलांस को लेकर आज की डेट में। एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून की आवश्यकता है गैप्स को फिलअप करने के लिए, जो कि आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और जिसको प्लानिंग कमीशन ने हालांकि हाईलाइट किया था। और इश्यूज जो है वो क्या हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि किस ग्राउंड के आधार पर सर्विलांस को आप परमिट करोगे तो उसको स्पेसिफाई करो प्रॉपर तरीके से। इंटरसेप्शन के क्या टाइप्स होंगे उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। और इंफॉर्मेशन की ग्रैन्युलैरिटी, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन जो है जो इंटरसेप्ट की जाती है, अब जैसे कई बार एक इंफॉर्मेशन है, एक मैसेज है, ठीक है, अब उससे जुड़े बहुत सारे मैसेजेस हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, यानी कि वही पूरी चेन, तो आप उसको भी जो है वो स्पेसिफाई करो कि आप किस हद तक जो है वो करोगे, इंटरसेप्ट करोगे। और डिग्री ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, आप जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कैसे मदद करेंगे और किस लेवल तक मदद करेंगे, तो उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। उसके लिए तो अभी कानून हमने देखा ही थोड़ी देर पहले। और इसके अलावा अब जो भी मटेरियल आप रख रहे हो मॉनिटर करने के लिए, सर्विलांस करने के लिए, उसको कब आप डिस्टर्ब करोगे, मतलब कि कब उसको डिलीट करोगे, खत्म करोगे, तो इसके बारे में भी जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीरियस इन्वेजन, मतलब कि जो बहुत ही गंभीर आक्रमण का जो केस हम लोग को इंडिविजुअल की प्रिवेसी में देखने को मिल रहा है, राइट, तो वो क्या है? टैपिंग है। तो ऑब्वियस बात है कि टैपिंग जो है वो एक इंडिविजुअल की प्रिवेसी के ऊपर बहुत बड़ा सीरियस जो है वो आक्रमण, इन्वेजन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, जो कि आज की डेट में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, इवन काफी सारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो बेची जाती है, राइट। प्रिवेसी जो है वो एक के होम में, एक के घर में या एक के ऑफिस में हम लोग को बिना किसी इंटरफेरेंस के लोग चाहते हैं, बट ये ऐसा हो नहीं पा रहा है। ऐसा कई बार हम लोग देख रहे हैं, राइट, कि लोगों की प्रिवेसी के ऊपर जो है वो खतरा बढ़ता जा रहा है। तो एक बहुत ही ज्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ को लाने की आवश्यकता है। और डेटा प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी जो है वो काफी जोरों शोरों से काम किया जा रहा है, राइट। अब बहुत ही जल्दी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक पुख्ता कानून भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। और अब बात करेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे प्रीलिम्स में भी और मेंस के लिए भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो माइक्रो प्लास्टिक्स होते क्या है? तो सिंथेटिक सॉलिड पार्टिकल्स जिनका साइज याद रख लेना, साइज आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर। 1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर का जो प्लास्टिक हम लोग को, छोटा, बहुत छोटा जो प्लास्टिक हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये माइक्रो प्लास्टिक होता है और पानी में घुलता मिलता नहीं है ये, राइट। और जो अनट्रीटेड सीवेज जो होती है काफी सारी सिटी से, यानी कि नाले वगैरह से जो जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, गंदा पानी जो है वो, ये क्या होता है, नदियों में जाकर मिल जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और कई बार रिलीजियस ऑफरिंग जो रैप्ड होती है, जैसे कुछ हम लोग को देखते हैं ना, भगवान मतलब जो लोग ठंडा करते हैं, काफी सारे आपको पता होगा कि भगवान की जो पूजा सामग्री वाला जो सामान होता है ना, यूज करने के बाद लोग नदी वगैरह में, पानी वगैरह में, लेक्स वगैरह में ठंडा कर देते हैं, राइट। ठंडा जो है वो कहा जाता है, इस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो रिलीजियस ऑफरिंग जो हम लोग को ये देखने को मिलती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि डायरेक्टली नदी में जाते हैं। और प्लास्टिक प्रोडक्ट और वेस्ट मटेरियल जो है ये नदी के अंदर जाते हैं, ये बहुत छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। और प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो क्यों हम लोग को हार्मफुल देखने को मिलता है, तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं, आपको पता भी होगा इसके बारे में कि प्लास्टिक कितना ज्यादा खतरनाक है। और क्या होता है कि जब ये छोटे, आप देखो इतने छोटे पार्टिकल्स, अब बहुत ध्यान से समझना चीजों को, इतने छोटे पार्टिकल्स को जू प्लैंकटन खा लेते हैं। जू प्लैंकटन क्या होते हैं? तो जैसे कि झींगे वगैरह होगा, ये छोटी छोटी मछलियां वगैरह, जो झींगे वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, फिश में नहीं आएंगे ये, मतलब वो झींगे वगैरह इस प्रकार की प्रजाति जो हम लोग को देखने को मिलती है, ये जू प्लैंकटन होती है। अब जब ये खा लेते हैं छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक को, अब फूड चेन को समझो, अब इन छोटे प्रजाति को एक बड़ी प्रजाति खाएंगी, उनको फिर और बड़ी प्रजाति खाएंगी, फिर ह्यूमंस तक पहुंचेगा। तो क्या होता है कि माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमंस तक पहुंच रहा है इस पर्टिकुलर माध्यम से, इस फूड चेन के थ्रू ह्यूमंस तक पहुंच रहा है। अब जब ह्यूमंस तक पहुंचेंगे तो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा? इसके कार्सियोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आज की डेट में लोगों को कितना ज्यादा कैंसर हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? यही चीज के कारण हो रहा है। ये सब फैक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये सब पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि एनवायरमेंट में आज की डेट में फर्टिलाइजर
मैं अगर थोड़ा सा टॉपिक से बियॉन्ड जाऊं तो आज की डेट में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, खेती वगैरह हो रही है, वो भी एक बड़ा कारण है कार्सिनोजन का। और उनमें से एक बड़ा कारण माइक्रोप्लास्टिक का हम लोग को देखने को मिलता है। तो कुछ मरीन स्पीसीज जैसे कि जू प्लैंक्टन, राइट, तो ये क्या करते हैं, ये खा लेते हैं ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को, और उसके कारण ये पूरे के पूरे फूड चेन में जो है वो चला जाता है। वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई, राइट। और पिछले कुछ सालों में कुछ रिपोर्ट्स हम लोग को ऐसी सामने देखने को मिली जिसमें वेल, सीबर्ड्स, टर्टल्स, इन्होंने ऐसे प्लास्टिक को खाया और उनकी मौत हो गई, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। ह्यूमंस पर भी इसका इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, फूड चेन के माध्यम से ह्यूमन तक पहुंच जाता है। और पहली स्टडी मतलब ऐसी कुछ सामने आई थी जो कि जून 2019 में पब्लिश हुई, राइट, जिसमें बताया गया कि एक एवरेज पर्सन, पॉइंट टू बी नोटेड, इस चीज को आप मेंस में यूज कर सकते हैं, एक एवरेज पर्सन एटलीस्ट 50,000 पार्टिकल्स माइक्रोप्लास्टिक का हर साल खाता है, हर साल इनटेक करता है एक एवरेज पर्सन। तो सोचो आप कि इतना ज्यादा जब एक्यूमुलेशन होगा, जमेगा जब बॉडी के अंदर जाकर, तो वो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे जो सेल्स है, टिश्यूज है, उस पर इंपैक्ट तो करेगा ही करेगा। और फिर उसके कार्सिनोजेनिक ट्यूमर्स वगैरह के फॉर्म में इसके हम लोग को नेचर देखने को मिलते हैं, या फिर इफेक्ट्स हम लोग को इसके देखने को मिलते हैं। और एनवायरमेंट पे तो काफी रिस्की एनवायरमेंट हो जाता है इस चीज के कारण। और आपको बता दें, अभी तक प्रॉपर स्टडी भी नहीं हुई है जिसने इसके हर एक जो इफेक्ट्स है उसको हाईलाइट किया हो। मतलब कि अभी भी क्लियरली पता नहीं है कि इसका क्या रिस्क जो है वो और हो सकता है, किस प्रकार से और ज्यादा खतरनाक ये हो सकते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स। और इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट करने के लिए। तो 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से भी ज्यादा हम लोग को देखने को मिला कि इकट्ठा हुई हैं और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा। जैसे कि कैरी बैग्स, कप्स, प्लास्टिक्स हो गई, कटलरीज हो गई, स्ट्रॉज हो गए, थर्माकोल प्रोडक्ट्स हो गए, तो इनको बैन करेंगे। और इंडिया ने इसी चीज को लेकर वैश्विक प्रशंसा जो है वो जीती है, राइट। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर ये इनिशिएटिव है इंडिया का, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, जिसके तहत पॉइंट टू बी नोटेड टारगेट हमारा है कि सन 2022 तक हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है वो एलिमिनेट कर देंगे। और ये टॉपिक अभी इसलिए न्यूज में था क्योंकि गंगा नदी में हम लोग को बहुत ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक जो है वो देखने को मिला। एक नई स्टडी के थ्रू ये चीज रिवील हुई है और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऐसे प्लास्टिक का वाराणसी में हम लोग को देखने को मिला है, राइट, सिंगल यूज और सेकेंडरी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का। गॉट इट। अब ये वाला टॉपिक अपना लास्ट टॉपिक है। यहां तक किसी को, स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलो वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इंडियन वेसल्स बिल, सॉरी इनलैंड वेसल बिल्स, इनलैंड वेसल बिल। तो इनलैंड वेसल्स हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, नदियों को आपस में लिंक कर रहे हैं। इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है जैसे स्टीमर्स हुए, ये इस प्रकार की छोटी छोटी बोट, शिप्स वगैरह हम लोग को देखने को मिली, इसका हम लोग यूज करें, राइट। किस पर्पस के लिए, एक तो पैसेंजर्स वगैरह के लिए भी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए पैसेंजर्स के भी, और साथ ही साथ गुड्स वगैरह भी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको नदी के माध्यम के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाए एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर। और ये काफी अच्छा इको फ्रेंडली हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिलेगा, मतलब एनवायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा, बहुत कम लेवल पर एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा। और साथ ही साथ काफी सस्ता भी है हम लोग को मोड देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का, है ना, कि वाटर मोड जो है वो काफी चीपेस्ट मोड हम लोग को देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो इसको बहुत मतलब पैन इंडिया करने के पर्पस के लिए, यानी कि पूरे इंडिया में इस चीज को, एक सिंगल कानून को लाने के पर्पस के लिए ये सामने बिल जो है वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। इनलैंड वेसल्स बिल 2021। इस बिल के अंदर क्या फीचर हम लोग को देखने को मिल रहा है, हालांकि इसको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यूनिफाइड लॉ, एक यूनिफाइड लॉ पूरी कंट्री के लिए, यानी कि एक सिंगल कानून पूरी कंट्री के लिए बनाया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ कि अलग अलग स्टेट्स अलग अलग कानून बनाए, एक सिंगल कानून जो कि पूरी कंट्री के लिए एप्लीकेबल होगा। अब इसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो दिया जाएगा और ये सभी स्टेट, सभी यूनियन टेरिटरी में वैलिड होगा। अब किनको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो लोग ये बोट वगैरह चलाते हैं, यानी जो स्टीमर्स वगैरह जो है वो चलाते हैं, राइट। तो उनको जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, सेम वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि वैसा रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि पूरे पैन इंडिया लेवल पर ये हमें देखने को मिलेगा। और इसमें स्टेट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, अलग अलग स्टेट से परमिशन लेने की। सेंट्रल डेटाबेस बनाया जा रहा है रिकॉर्ड करने के लिए कि वेसल जो है, यानी कि ये सब जो शिप वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलेंगी, जो नदियों वगैरह पे चलेंगी, राइट, छोटी छोटी, और वेसल रजिस्ट्रेशन वगैरह, और इनमें क्रू वगैरह मतलब जो होंगे, कौन कौन होंगे, तो उसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में उसकी डिटेल जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, राइट। मतलब कि एक सेंट्रल डेटा जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। और सभी की सभी जितनी भी मैकेनिकली प्रोपेल्ड वेसल्स हैं, मतलब कि मशीन से चलने वाली जितनी भी ये वेसल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, उनके लिए मैंडेटरी होगा इस चीज को रजिस्टर करना। बट हाँ, नॉन मैकेनिकली
प्रोपेल्ड वेसल्स जो होती हैं, जिसमें मतलब वो चप्पू वगैरह से जो चलाई जाती है ना, आपको पता होगा इसके बारे में। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि इनको जो है वो रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, इनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा, बट विलेज लेवल पर, पंचायत लेवल पर, ताल्लुक या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये एनरोल कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज है। और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंडिया के अंदर किस प्रकार का हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक तो काफी सारी नदियां हमारे पास है, 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल वाटरवेज हमारे पास है, जिसमें नदियां हैं, नहरें हैं, कैनाल्स वगैरह हैं, बैक वाटर्स हैं, क्रीक्स हैं, राइट। तो ये सब चीजें इसमें हमें देखने को मिलती है। और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो इंडिया के अंदर है, फ्यूल एफिशिएंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और ये पॉइंट याद रखना कि नेशनल वाटरवे एक्ट 2016, इसके तहत 111 वाटरवेज अभी तक नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए जा चुके हैं, राइट। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज के नाम को, और आप अगर जिस स्टेट में और आपकी स्टेट में अगर कोई नेशनल वाटरवे है तो उसका नाम भी नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना, और अपने नोट्स में लिख लेना कहीं पर। 111 वाटरवेज जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं नेशनल वाटरवेज के तहत। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI ये इंप्लीमेंट करती है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट्स को, राइट, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट है 5,369.18 करोड़ रुपीस जो है वो इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट हम लोग को देखने को मिल रही है। हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच जो गंगा का है, तो ये पार्ट है नेशनल वाटरवे 1 का, राइट। तो और साथ ही साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस इस चीज के लिए, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो वर्ल्ड बैंक ऑफर कर रही है, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आप लोग को आइडिया होना चाहिए। और इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश होता है। मतलब 2-3 घंटे में आपके पास जो है वो इस लेक्चर की PDF आ जाएगी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। मतलब इसके नीचे हिंदी वाला पूरा वर्जन आपको मिल जाएगा हिंदी में नीचे, अभी मैं इसको अपडेट करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी कल से आपको स्क्रीन पर ही आधी इंग्लिश आधी हिंदी, जैसा पहला फॉर्मेट हुआ करता था, उस फॉर्मेट में मिलेगी। अभी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। चलो, वेरी गुड। और बाकी ज्ञानशीला वाली PDF आपको मैं आज शाम तक दूंगा, उसको अपडेट करके। उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं, काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने आप लोग के लिए रखे हुए हैं। और देखो, उस PDF को आप अपने टास्क के तौर पर कंसिडर किया करो, कि जैसे कि हर 2-3 दिन में मैं PDF आपको वाली प्रोवाइड कराऊंगा, और वो जैसी PDF आपके पास आए आपकी ड्यूटी, क्योंकि देखना मैंने उसमें आपके लिए चेक बॉक्स रखा हुआ है। चेक बॉक्स समझते हो ना, एक गोला बॉक्स लगा होगा, तो आपको क्या करना है, जैसे ही वो आपने पढ़ा उस चेक बॉक्स पे टिक कर दिया कि हाँ आपने वो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड नोट्स बना लिए, राइट। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके जनरल स्टडीज में भी बहुत हेल्प करेंगे, और अल्टीमेटली आपके आंसर को इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस को अटेंड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर, या फिर दूसरे कोर्सेज चाहिए तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। चलो फिर मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस, टाटा।